अपने फ्रेशमैन ईयर में वो पूरी क्लास का सबसे बड़ा फक्कड़ और गरीब नूब था। क्लास में क्लोए नाम की एक बंदी थी जो इतनी एस रैंक अमीर थी कि लोग मजाक करते थे कि उसकी फैमिली के पास हीरो की माइंस है। एक फालतू से ट्रूथ और डेयर के गेम में वो हार गई। पेनल्टी थी पूरे $90,000। सबने सोचा वो क्विट कर देगी, पर उसने बिना सोचे इंस्टेंट ट्रांसफर मार दिया। उसके नोट पे बस 4 वर्ड्स थे, एक बेट इज अ बेट। उस दिन से उसकी लाइफ पूरी तरह लेवल अप हो गई। उसने ऑर्डर किए कैफेटेरिया के प्रीमियम सीफूड राइस बॉल्स, जिन्हें छूना भी पहले आउट ऑफ बाउंड्स था। डॉम के नीचे वाली मिल्क टी शॉप पर भी उसका पूरा सिस्टम बदल गया। वो एक पार्ट टाइम वर्कर से सीधा वहां का वीआईपी रेगुलर कस्टमर बन गया। वो अब फाइनली फुल सेट एग्जाम प्रेप बुक्स खरीद लिए लाइब्रेरी के पास से। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि भाई कितना खर्चा कर दिया, कितना पैसा उड़ाया, कितना बचाया। जीरो सवाल। और इस बंदे ने भी कोई एक्सप्लेनेशन देने की जहमत नहीं की। जब 4 साल बाद ग्रेजुएशन का बॉस लेवल क्लियर हुआ, तब तक उसके दिए हुए पैसे परफेक्ट टाइमिंग से चले, इतने कि बंदा अपना डिप्लोमा और जफर का मिशन पूरा कर सके। अकाउंट में बैलेंस चेक किया तो सिर्फ 82 सेंट्स बचे थे, बिल्कुल एज पर। फिर 4 साल और गुजर गए और तब उसने एक ओवरपास के नीचे किसी को टुबक पर बैठे देखा। गंदा चेहरा और फटे हुए कपड़े, बिल्कुल बुरा हाल। पर जैसे ही उन आंखों से आई कांटेक्ट हुआ, सिस्टम ने तुरंत पहचान लिया, वो क्लोई ही थी। खबर आई थी कि उसकी फैमिली का गेम ओवर हो गया, बैंकरप्ट हो गए। पेरेंट्स तो गलती मार गए उसे अकेला छोड़कर, सारा कर्ज और डेट शोल्डर करने के लिए। तो वो नीचे झुका और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ, मेरे साथ चल। जब फोन की बेल बजी, वो कैफेटेरिया के 3rd फ्लोर पे बैठा था। वो बस अपना खाना ठोस रहा था, प्लेन राइस और फ्री सूप। तभी उसकी स्क्रीन फ्लैश हुई। कॉलर आईडी थी जेसन। उसने कॉल उठाया। राइस के कुछ दाने अभी भी उसकी उंगलियों पे चिपके हुए थे। जेसन की आवाज एकदम से बर्स्ट हुई, क्रिस, कहाँ मारा है? क्रिस ने लो वॉइस में रिप्लाई किया, कैफेटेरिया। जेसन ने इंटरप्ट किया और स्पीड में बोला, हरी अप, स्प्लेंडर केटीवी, रूम 032, क्लोई का बर्थडे है। जिस सेकंड उसने वो नाम सुना, क्रिस ने तेवड़ियां चढ़ा ली। क्लोई, उनकी क्लास की सबसे अमीर बंदी। उसने ऑलमोस्ट बिना सोचे ही उसे इग्नोर करने का ट्राई किया। टोन एकदम कोल्ड और डिस्टेंट थी। उसके बर्थडे से इसमें मेरा क्या लेना देना? मैं नहीं जा रहा ब्रो। पर जेसन ने उसे 1 सेकंड का भी रिएक्शन टाइम नहीं दिया हिचकिचाने का। उसने सीधा बात ही काट दी, बकवास बंद कर और इंस्टेंट वार्प करके यहाँ, क्लोई ने स्पेशली तेरे लिए क्वेस्ट भेजा है। कॉल कट गई। क्रिस ने नीचे देखा अपने उस आधे भरे चावल के बोल की तरफ, और अचानक उसकी एपेटाइट जीरो हो गई, क्योंकि उसे पता था कि वहां जाने का रियल सीन क्या है। उसे अपना पार्टी शेयर भरना पड़ेगा भाई। आज रात बिल स्प्लिट करने का पेनल्टी कम से कम $200 या $300 होगा। पर असली प्रॉब्लम यह थी कि जिसने उसे स्पेसिफिकली नाम लेके समन किया था, वो खुद क्लोई थी। क्रिस का क्लास में वैसे भी कोई इंडिया दोस्त नहीं था शुरुआत से ही। जेसन के अलावा, जो उसका ज्यादा ही फ्रेंडली रूममेट था, कोई भी उसके क्लोज नहीं था। तो उसे एक बात समझ आ गई, सब क्रिस्टल क्लियर था। क्लोई से पंगा लेना उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। क्रिस ने साइड में रखे अपने बोल और चॉपस्टिक्स, फिर वो उठा और कैफेटेरिया से बाहर निकल गया। ऑटम की उस ठंडी हवा में एक सरसराहट थी और उसने इंस्टिंक्टिवली कस के लपेट लिया अपनी उस पुरानी जैकेट को। वो जैकेट इतनी घिस चुकी थी और रंग उड़ गया था बार बार धुलने की वजह से। स्प्लेंडर केटीवी कैंपस से ज्यादा दूर नहीं था और वो वहां पहुंच गया 20 मिनट की वॉक के बाद। एंट्रेंस वाले सर्वर ने उसे एक ऐसी लुक दी जिसमें साफ साफ थोड़ी जजमेंट और औकात दिखाई गई थी। क्रिस ने इग्नोर किया और गया सीधा 3rd फ्लोर की तरफ। रूम 302 पूरी तरह बंद नहीं था और वो धमाकेदार म्यूजिक उस गैप से बाहर निकल रहा था। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला। प्राइवेट रूम का एरिया एकदम एस रैंक था, फुल पैक्ड। 20 से ज्यादा एलीट लोगों से, फ्रूट प्लेटर्स, स्नैक्स और इंपोर्टेड प्रीमियम लिकर से टेबल पूरी लोडेड थी और क्लोई बैठी थी एकदम सेंटर जोन में, बिल एक प्रिंसेस वाली स्किन पहन के। सारे लोग नेचुरली उसके ऑरा के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे थे। जेसन ने जैसे ही उसे स्पॉट किया, तुरंत बुलाया, क्रिस यहाँ। क्रिस वहां गया और बैठ गया कोने वाले काउच पे, एकदम स्टेल्थ मोड में। किसी ने नोटिस तक नहीं किया। बाकी सब लोग बस क्लोई पे टारगेट लॉक करके बैठे थे। कुछ सिंगिंग, कुछ डाइस के साथ मजे कर रहे थे। क्रिस को पहले जाना आउट ऑफ प्लेस फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में भी अमीरी की स्मेल भरी हो। थोड़ी देर में किसी ने कहा सिंगिंग बोरिंग है और सजेशन दिया कुछ नेक्स्ट लेवल एक्साइटिंग का, जैसे ट्रूथ और डेयर, और पूरा रूम एक साथ हाइप में चिल्लाने लगा। बॉटल टेबल पर तेजी से घूमने लगी। क्रिस साइलेंटली प्रे कर रहा था कि काश वो उस पर ना रुके, और कई बार मौत छू कर तक से निकल गई और बॉटल आगे निकल गई। फिर फाइनली बॉटल का निशाना सीधा क्लोई पर रुका और रूम में हंगामा हो गया। एक बंदे ने स्मर्क करके पूछा, क्लोई, ट्रूथ और डेयर?
क्लोई ने थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी, उसके गाल हल्की सी लाली के साथ चमक रहे थे और उसने बोला डेयर। उस बंदे का नाम लियो था और वो वही टिपिकल अटेंशन सीखता था। उसकी नजरें घूमी और फिर उसने सीधा क्रिस की तरफ देखा। उसी वक्त उसने स्मर्क के साथ एक प्रपोजल फेंका। क्लोई, कैसा रहेगा अगर तुम अपने पीछे बैठे राइट साइड वाले क्रिस के साथ बैट लगाओ? और एक ही पल में कमरे की सारी नजरें क्रिस पर लॉक हो गईं और उसका पूरा बदन स्टोन की तरह स्टिफ हो गया। क्लोई ने पीछे मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में वही एक अजीब सी क्यूरियोसिटी थी, वही वाइब जो उन रिच गर्ल्स की होती है जिनके लिए दुनिया की कोई भी चीज आउट ऑफ रीच नहीं होती। उसने कैजुअली पूछा, किस टाइप की शर्त? लियो हंसा, जानबूझकर अपनी वॉइस रेज करते हुए। देखते हैं तुझ में इतने गट्स हैं या नहीं कि तू इसे $90,000 ट्रांसफर कर दे अभी के अभी। एक पल के लिए वहां डेड साइलेंस छा गया और फिर हंसी का धमाका पहले से भी लाउड हो गया। एक लड़की ने सबसे पहले रिएक्ट किया। शॉक के मारे उसकी आंखें वाइड ओपन रह गई। 90,000? उसके साइड वाले बंदे ने भी तुरंत जंप किया। साफ दिख रहा था कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है। लियो, क्या तू इनसेन है? ये सिर्फ एक जोक है। लियो, क्या सच में इतना लंबा खींचना जरूरी है? लियो ने अपने हाथ फैलाए, एकदम चिल और बिंदास दिखते हुए, बिना किसी फिक्र के। क्या वो डर गई? अगर डर लग रहा है तो उसे 3 शॉट्स पिलवाओ। वो क्लोई की रेपुटेशन जीरो करना चाहता था और क्रिस की इज्जत का भी कचरा करना चाहता था। सबकी नजरें क्लोई पर थीं, जबकि क्रिस का चेहरा गुस्से और शर्म से भयंकर टप रहा था। 90,000 तो उनके लिए बस एक मामूली लेवल का नंबर था, बातों बातों में निकल रहा था। मगर सिर्फ कुछ ही दिन पहले उसकी मॉम का कॉल आया था कि घर बनाने में फैमिली अभी भी 20,000 शॉर्ट है और इसी स्ट्रेस की वजह से उनकी रातों की नींद उड़ी थी। वहां बैठे क्रिस को फील हो रहा था जैसे कोई क्लाउन स्टेज पर खड़ा हो। क्लोए बिल्कुल साइलेंट रही। वो बस उसे देखती रही, एकदम काम और अनरीडेबल फेस के साथ। उसकी आंखों में ना कोई मजाक था और ना ही कोई रहम। इतनी कोल्ड थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो सीरियसली कैलकुलेट कर रही हो कि ये छोटा सा डेयर वर्थ इट है या नहीं। जेसन ने क्रिस को साइड से नच किया और विस्पर किया, इसे सीरियसली मत ले, लियो एक इडियट है। पर क्रिस के लिए इस इंसल्ट को इग्नोर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। जब कोई अपने पैसे से तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को मिट्टी में मिला दे तो उससे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होता। तभी सडनली क्लोए ने स्माइल किया। उसने एक हल्का सा नॉट दिया। श्योर। क्लोए ने टेबल से फोन उठाया और सीधा अपना बैंकिंग ऐप खोल दिया। सबके होश उड़ गए और सब 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गए। सबको लगा कि ये पक्का मजाक कर रही है। फिर उसने क्रिस की तरफ देखा। तेरा फोन नंबर क्या है? पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। बस बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था। बैकग्राउंड, सारी पब्लिक बस घूर रही थी। क्लोई को फिर सबकी नजरें क्रिस पे मुड़ गईं। लियो के चेहरे की स्माइल वहीं फ्रीज हो गई एक ही पल में और जेसन तक तो डम्फाउंडेड था। उसका मुंह खुला का खुला रहा, बिना किसी वर्ड के। क्रिस ने फील किया ब्लड सीधा उसके दिमाग तक शूट हुआ। उसका फोन नंबर, वो मांग रहे थे उसका फोन नंबर। उसका गला एकदम ड्राई हो गया और वो फोर्स नहीं कर पाया एक सिंगल वर्ड। क्लोई पेशेंट रही। अपना फोन दिखाते हुए उसने फिर पूछा, क्या है तुम्हारा नंबर? क्रिस ने डिजिट्स की लाइन रिसाइट कर दी, ऑलमोस्ट एक मशीन की तरह। क्लोई ने सर झुकाया और स्क्रीन पर टैप टैप किया लाइटनिंग स्पीड से। आसपास के लोग एक दूसरे को देखने लगे और कोई एक धीरे से फुसफुसाया, वो सच में सेंड तो नहीं कर रही ना? ये तो 90,000। भाई इतना दूर कोई नहीं जाता सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। क्रिस उसे बस घूरता रहा और क्लोई पूरी तरह से फोकस्ड रही, जैसे वो कोई बहुत ही आम सा मामूली टास्क कर रही हो। कुछ सेकंड्स बाद उसने अपना फोन नीचे रखा और लियो की तरफ देखा। हो गया। लियो की शक्ल एकदम गंदी हो गई ऑन द स्पॉट, पर क्लोई ने उसे बीच में ही काट दिया। उसकी वॉइस एकदम फ्लैट और काम थी। बेट मतलब बेट होती है। ये बोलने के बाद उसने उठाया एक वाइन का ग्लास और एक सिपली जैसे। उसके दिमाग में ये पूरा सीन पहले ही फिनिश हो चुका था। तभी क्रिस को अपना फोन वाइब्रेट होता फील हुआ अपनी पॉकेट के अंदर। उसके हाथ कांपने लगे जब वो उसे बाहर निकालने की बढ़ा। स्क्रीन चमक रही थी एक बैंक नोटिफिकेशन के साथ। नोटिफिकेशन, तेरे अकाउंट एंडिंग इन XXX में $90,000 क्रेडिट हो गए हैं। करंट बैलेंस $90,882। लेवल अप, म्यूजिक, बॉस थीम अनलॉक्ड। जीरोस की वो लंबी लाइन उसकी आंखों में तीर की तरह चुभी। वो $88.82 ही बचे थे महीना सर्वाइव करने के लिए और अब 90,000 के ऐड होते ही टोटल बैलेंस $90,088.82 बन चुका था। म्यूजिक, S रैंक इंटेंसिटी। क्रिस ने फोन पॉकेट में ठोसा। हथेलियां पसीने से लथपथ हो चुकी थी। फिर वो खड़ा हुआ। एकदम से पूरे कमरे की नजरें उसकी तरफ घूमी। सबके चेहरों पर अजीब खिचड़ी पक रही थी। शॉक, म्यूजिक, टेंशन राइजिंग, जलन और तमाशा देखने वालों वाली गंदी एक्साइटमेंट। क्रिस ने एक शब्द तक नहीं बोला। वो बस मुड़ा और सीधा दरवाजे की तरफ निकल गया। जेसन पीछे से चिल्लाया, क्रिस कहाँ जा रहा है तू? पर उसने मुड़कर नहीं देखा। वो बस ऐसे ही स्प्लेंडर KTV से बाहर निकल गया। बिल्कुल ऐसे ही,
बाहर की ठंडी हवा ने सीधा उसके फेस पर हिट किया और क्रिस कांप गया। दिमाग अभी भी पूरी तरह ब्लैंक था। वो भटकता रहा सड़कों पे काफी देर तक, बिना ये भी जाने कि उसे जाना कहाँ था। लॉस्ट सोल मोड। जब वो एक 24 घंटे के कन्वीनियंस स्टोर के पास से गुजरा तो अंदर चला गया। फिर वो खड़ा रहा शेल्फ्स के सामने बहुत देर तक, बिल्कुल स्टैच्यू बनकर। आखिर में उसने उठाया सबसे महंगा कप वाला इंस्टेंट नूडल्स, एकदम प्रीमियम लेवल, साथ में एक सॉसेज और एक मैरिनेटेड अंडा भी। चेकआउट पे टोटल $15 बन गया। इससे पहले क्रिस ने हमेशा वही सस्ते इंस्टेंट नूडल्स लेने की हिम्मत की थी जो $3 के आते थे। जब वो अपना सामान डॉर्म वापस लेकर गया तो वहां रूम सब खाली था। जेसन और बाकी लोग अभी तक वापस नहीं आए थे। क्रिस ने केटल भरी और नूडल्स के लिए पानी बॉईल करना स्टार्ट किया, और जैसे ही स्टीम स्लोली उठी उसे लगा जैसे उसका HP रिस्टोर हो गया हो। वो अपने डेस्क पर बैठा, अपना फोन निकाला और उस बैंक मैसेज को फिर से रीरीड करने लगा। 90,000। वो बार बार उन जीरोस को काउंट करता गया। ये पैसा उसकी मॉम को रात जागने और उस अधूरे घर की टेंशन लेने से बचा सकता था, और ये उसे कैफेटेरिया के फ्री सूप पर सर्वाइव करने से भी रोक सकता था। इससे वो लाइब्रेरी वाला फुल सेट एग्जाम प्रेप बुक्स भी बाय कर सकता था जो उसे कब से चाहिए था। उससे भी ज्यादा ये रिवॉर्ड उसे एक एक्चुअल इलीट की तरह जीने का मौका देगा। क्रिस ने नूडल्स फिनिश करके टास्क पूरा किया और सूप की एक एक आखिरी ड्रॉप वाइप आउट कर दी। फिर उसने अपनी नोटबुक और पेन गियर अप किया। उसका हाथ अभी भी थोड़ा ट्रेम्बल कर रहा था, पर उसकी आंखों में ऐसी क्लैरिटी पहले कभी नहीं थी। नोटबुक के सबसे पहले पेज पर उसने 4 वर्ड्स लिखे, 4 ईयर प्लान। फिर उसने लाइन बाय लाइन कैलकुलेशन का ग्राइंड शुरू किया। 4 साल कॉलेज का मतलब था पूरे 48 महीने, और उसने अपना लिविंग एक्सपेंस $800 महीना सेट किया। 48 महीने का टोटल बजट $38,400 निकल कर आया। ट्यूशन फीस $5,000 पर ईयर थी, तो बाकी के 3 साल का खर्चा हुआ $15,000। एग्जाम प्रेप मटेरियल्स और प्रोफेशनल बुक्स में शायद 5,000 लगेंगे, और फैमिली को $20,000 चाहिए थे घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए। प्रोफेशनल बुक्स का कॉस्ट लगभग $5,000 होगा, और उसकी फैमिली को घर फिनिश करने के लिए $20,000 चाहिए ताकि घर का कंस्ट्रक्शन मिशन क्लियर हो सके। सब जोड़कर फाइनल टारगेट $78,400 पर सेट हुआ। बाकी बचे 11,600 इमरजेंसी फंड्स होंगे, पैसा, और वो इसका एक सेंट भी टच नहीं कर सकता था। क्रिस ने एक एक सिंगल एक्सपेंस को एग्जैक्ट डिटेल में रिकॉर्ड किया, क्योंकि उसे पता था ये 90,000 कोई आसमान से टपका गिफ्ट नहीं था। ये तो वो बेट थी जो क्लोए हार गई थी, और यही उसकी लाइफ होने वाली थी अगले 4 सालों तक। उसे हर एक रिसोर्स को सही से काउंट करना था, ग्रेजुएशन तक सर्वाइव करने के लिए, डिग्री लेने और एक तगड़ी रियल जॉब ग्रैब करने के लिए। फिर एक दिन वो क्लोए को एक एक सेंट पूरे इंटरेस्ट के साथ चुका देगा। जब तक उसने आखिरी वर्ड फिनिश किया, बाहर आसमान पहले से ही चमकने लगा था। क्रिस ने उन पैक्ड पेजेस को देखा। अपने प्लान को लेकर वो इतना काम फील कर रहा था जितना पहले कभी नहीं रहा। स्टेटस ज़ेन मोड। अगले दिन जब वो रास्ते में था क्लास जाते वक्त, उसने क्लोए को बिल्डिंग के एंट्रेंस पे देखा। एकेडमिक बिल्डिंग के बाहर वो खड़ी थी, अपने स्क्वाड के साथ गप्पे मारते हुए और हंसते हुए। उसने वो ड्रेस भी नहीं पहनी थी जो उसने पिछली रात पहनी हुई देखी थी। गियर चेंज्ड। जैसे ही क्लोए ने क्रिस को देखा, वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई, बस एक पल के लिए, पर अगले ही मोमेंट में वो अपने दोस्तों की तरफ पलट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टोटल कोल्ड इग्नोर मोड। क्रिस ने भी अपना सर झुकाया और तेजी से क्लासरूम के अंदर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच पूरे $90,000 की दीवार खड़ी हो गई है, और ठीक उसी वक्त ऐसा लगा कि ये $90,000 ही उनके बीच बची हुई आखिरी चीज है। क्वेस्ट स्टिल एक्टिव। क्रिस की लाइफ उस दिन से पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका नया आर्क शुरू हो गया था, और सबसे पहली चीज जो सबसे बड़ा चेंज उसके खाने के स्टाइल में था। उसके बाद से क्रिस ने सीधा 2nd फ्लोर वाले सी फूड काउंटर पे धावा बोलना शुरू कर दिया। हर बार वो वही महंगा श्रिम्प राइस बोल ऑर्डर करता जिसकी कीमत $25 थी। पहली बार जब उसने ऑर्डर किया तो वहां की कैफेटेरिया लेडी भी 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई और उसे हैरत से देखने लगी। क्रिस ने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले पेमेंट किया और फिर अपनी ट्रे लेकर कोने में अकेला जाकर बैठ गया। बोल में श्रिम्प एकदम फ्रेश और जूसी थी। वो बड़े आराम से हर एक बाइट को पूरे ध्यान से चबाकर खा रहा था। तभी जोहाव वहां आया अपना डिलक्स मील लेकर और उसके ठीक सामने बैठ गया। जैसे ही उसने वो श्रिम्प राइस बोल देखा, जोहाव के होश उड़ गए। अबे तेरी क्रिस, कोई जैकपॉट लगाया क्या? लॉटरी जीत गया क्या भाई? क्रिस एकदम काम रहा और सिर्फ नीरस सा जवाब दिया, नहीं। फिर उसने अपना सर नीचे किया और खाना जारी रखा। जोहाव उसे शक की नजरों से घूरता रहा।
तो फिर सीन क्या है भाई, तेरे साथ कुछ तो लोचा है। इसके बाद उसने अपनी आवाज धीमी की और आगे झुका कि कल रात क्या कांड हुआ था। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, क्रिस ने उसे कोल्डली रोका, खाना खाओ। ये देखकर कि क्रिस बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं था, जोहा उसने अपने होंठ पीछे और सवाल पूछना बंद कर दिया। फिर भी वो क्रिस को हर थोड़ी देर में टेढ़ी नजरों से देखता ही रहा। और जहां तक डॉर्म के नीचे वाली मिल्क टी शॉप की बात है, क्रिस पहले वहां से बस गुजर जाया करता था, पर अब हर दोपहर को रेगुलर सिस्टम की तरह वो वहां की सबसे सस्ती लेमोनेड खरीदता था, सिर्फ $8 में। वहां की जूनियर वर्कर लड़की तक अब उसे पूरी तरह पहचानने लगी थी। सीनियर, आज फिर से वही लेमोनेड, क्रिस? उसने बस सर हिलाया और एक सिंपल सा या बोल दिया। फिर उसने वो कप अपने हाथ में पकड़ा और स्लोली अपने डॉर्म की तरफ चल पड़ा। वो एक कप ही काफी था उसके लिए पूरे 1 घंटे तक मजे से चुस्कियां लेने को। ड्रिंक का टेस्ट थोड़ा खट्टा और हल्की सी मिठास वाला था। लाइब्रेरी बुक स्टोर में उसके मेजर के ग्रेजुएट एग्जाम प्रेप मटेरियल का एकदम नया सेट स्टॉक में आया था, पूरे 12 वॉल्यूम्स, और कीमत सीधा $880। क्रिस ने इससे पहले भी कई बार देखा था, पर हर बार वो बस पन्नों को पलटता रहता, कभी खरीदने की हिम्मत नहीं हुई। पर इस बार सीन अलग था। वो सीधा शॉप के अंदर घुसा और ओनर को फुल टशन में बोला, ये पूरा सेट पैक कर दो। जब ओनर बुक्स पैक कर रहा था, तब तक क्रिस पेमेंट पहले ही क्लियर कर चुका था। फिर वो वहां से वो स्टोर से निकला, हाथ में ब्रांड न्यू आइटम्स का हैवी स्टैक उठाए हुए। वो चमचमाती बुक्स उसके आर्म्स में थी। सूरज की धूप उसकी बॉडी पर थोड़ी वार्म फील हो रही थी। उस मोमेंट के बाद से उससे अब और सीट्स के लिए लाइब्रेरी में ग्राइंड करने या दूसरों के पुराने नोट्स कॉपी करने की टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसके पास लेवल अप करने के लिए खुद के वेपन्स आ चुके थे। उस वीकेंड उसकी मम्मी का फिर से कॉल आया। उनकी आवाज में चिंता का डीबफ काफी हैवी था। क्रिस, तुम्हारे पापा ने फिर से गोल्ड बोरो करने का ट्राई किया, पर कोई भी पार्टी राजी नहीं थी। ये सुनते ही क्रिस का हार्ट रेट स्पाइक हुआ और उसने तुरंत कहा, मॉम प्लीज अब उधार लेना बंद करो। दूसरी साइड से उसकी मम्मी ने काफी लंबी सांस ली, हेल्पलेस और एंग्शियस होकर। अगर हम बोरो नहीं करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए? वो कॉन्ट्रैक्टर हमें लगातार पुश कर रहा है। क्रिस ने अपना फोन टाइटली ग्रिप किया और एक गहरी सांस ली। एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी वॉइस को फोर्स किया ताकि वो नॉर्मल लगे। मेरे पास पैसे हैं। कॉल पे एकदम सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद उसकी मॉम ने फाइनली फिर से बात की। उनका गला पहले से ही भराया था। तेरे पास है? इतने सारे पैसे तुझे कहां से मिले? कहीं तूने बाहर कोई कांड तो नहीं किया? क्रिस की वॉइस एकदम काम रही। नहीं, स्कूल ने मुझे स्कॉलरशिप दी है और जो मैंने पहले सेव किया था उन्हें मिलाकर मैं 20,000 दे सकता हूं। उसकी मॉम को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उनकी वॉइस में काफी हेजिटेशन थी। स्कॉलरशिप? इतने सारे पैसे कैसे मिल सकते हैं? क्रिस ने बिना पल के झपकाए झूठ बोल दिया। ये एक नेशनल स्कॉलरशिप थी। ये सुनने के बाद भी उनकी वॉइस कांप रही थी। तो फिर तेरे खुद के खर्चे का क्या होगा? क्रिस ने टोन थोड़ी सॉफ्ट की और उन्हें शांत करने की कोशिश की। बस कर, मेरे पास काफी कैश है, बस मुझे कार्ड नंबर भेज दे, मैं आज दोपहर को बैंक निकल जाऊंगा। फोन रखते ही वो सीधा बैंक की तरफ भागा और वहां फटाफट $20,000 ट्रांसफर कर दिए। जब वो बैंक से बाहर आया तो स्काई भी यूजुअल से थोड़ा ज्यादा ब्लू लग रहा था। उसके बाद क्रिस ने नोटबुक से अपना पहला खर्चा खत्म किया। तब से उसने ट्यूटरिंग और कैफेटेरिया किचन की हेल्प बंद कर दी। उसका हर एक कीमती स्पेयर मिनट अब सीधा पढ़ाई की ग्राइंडिंग में गया। लाइब्रेरी में बसेरा, हार्डकोर स्टडी सेशंस में घिसना और उन मोटी टेक्स्ट बुक्स को पूरा चाट जाना उसका नया डेली रूटीन बन गया। क्लोई अभी भी उसकी क्लासमेट थी। बड़ी लेक्चर्स के वक्त वो फ्रंट में बैठती थी, जबकि वो पीछे रहता था। उसी दौरान स्मॉलर क्लासेस में वो अक्सर सेम ग्रुप में असाइन हो जाते थे। वो उससे कभी पहले बात नहीं करती थी और क्रिस कभी इनिशिएटिव लेकर अप्रोच करने का रिस्क नहीं लिया। एक बार ग्रुप डिस्कशन असाइनमेंट के लिए पेयर्स को प्रेजेंटेशन देनी थी। टीचर ने रैंडमली असाइन किया और किस्मत देखो, वो क्लोई के साथ पेयर हो गया। बाकी ग्रुप उन्हें अजीब एक्सप्रेशंस के साथ देख रहा था, जिन्हें डिकोड करना मुश्किल था, क्योंकि उस रात के बाद पूरी क्लास को सच पता चल चुका था। क्लोई ने $90,000 फूंक दिए थे क्लास के सबसे गरीब रैंकर पर। हर तरह की अफवाहें फैलने लगी। कुछ ने कहा दोनों डेट कर रहे हैं, जबकि दूसरों ने कहा क्रिस बेसिकली उसका कैप्ट मैन बन गया है। क्लोई ने ऐसे एक्ट किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। वो बस देखती रही। क्रिस से पूछा एकदम रोबोटिक मैकेनिकल टोन में, कौन सा पार्ट 2 हैंडल कर रहा है? क्रिस ने उतने ही काम होकर कहा, आखिरी 3 चैप्टर्स। उसके बाद क्लोई मुड़ गई बाकी स्क्वाड से डिस्कस करने के लिए, और उन दोनों ने पूरे टाइम एक एक्स्ट्रा वर्ड तक नहीं एक्सचेंज किया।
क्रिस ही था जिसने सारे मटेरियल्स गैदर किए और वही पावर पॉइंट बनाने वाला मेन प्लेयर भी था। प्रेजेंटेशन के पहले उसने फिनिश्ड फाइल क्लोई को भेज दी। उसने सिर्फ 2 वर्ड्स रिप्लाई किए, रिसीव्ड। अगले दिन जब वो फ्रंट पर गए, क्रिस ने अपना सेक्शन प्रेजेंट किया और क्लोई ने अपना पार्ट संभाला। उनका टीम वर्क बिल्कुल स्मूथ नहीं था, पर कोई ब्लंडर भी नहीं हुआ और एंड में टीचर ने उन्हें काफी ओपी ग्रेड दिया। स्टेज से नीचे उतरने के बाद क्लोई आगे लीड कर रही थी और क्रिस पीछे फॉलो कर रहा था। दरवाजे तक पहुंचने से ठीक पहले वो सडन रुक गई। फिर वो पीछे मुड़ी उसे फेस करने के लिए। नाइस जॉब। ये उस रात के बाद पहली बार था जो उसने क्रिस से कहा था। ना कोई सवाल, ना कोई रिक्वेस्ट, बस एक फ्लैट कैजुअल इवैल्यूएशन। क्रिस ने भी उतनी ही सिंप्लिसिटी से जवाब दिया, यही मेरा फर्ज था। क्लोई ने हल्का सा नॉट दिया, फिर मुड़ी और निकल गई। उसकी बैक बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी उस रात के टीवी में थी, एकदम प्राउड और डिस्टेंट, जैसे वो $90,000 उसके लिए कुछ भी नहीं, बस एक गेम था। शायद उसे परवाह नहीं थी, पर क्रिस को थी। जब क्रिस वापस अपने डॉर्म उसने उसका 4 ईयर मिशन प्लान नोटबुक, क्लोई के नाम के ठीक नीचे उसने एक और लाइन लिखी, पहले एक बार साथ काम किया है। फिर उसने उस पर एक कांटा मार दिया। उसके लिए ये एक रिचुअल जैसा था और एक वार्निंग भी, एक रिमाइंडर कि उसके और क्लोई के बीच पैसों के अलावा कुछ नहीं है। कॉलेज के 2nd ईयर में क्रिस ने अनलॉक की एक $8,000 की नेशनल स्कॉलरशिप। उसने इसका 1 सेंट भी टच नहीं किया और पूरा अमाउंट एक दूसरे बैंक कार्ड में शिफ्ट कर दिया। ये इनकम उसके ओरिजिनल प्लान से बाहर थी और उसके दिमाग के डेट रीपेमेंट प्लान का ये पहला रियल स्टार्टिंग फंड बन गया। उसके बाद क्रिस ने अपना 4 ईयर प्लान एकदम ब्रूटल डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया। सिर्फ $800 महीना लिविंग खर्चे के लिए। एक्सपेंसेस का खेल, ना एक नया पैसा ज्यादा, ना एक पैसा कम। उसने एक अलग ही सीक्रेट नोटबुक मेंटेन की थी सिर्फ अपने खर्चों के लिए। हर एक डाइम का हिसाब 100% एक्यूरेट। एक पेन लिया, $1.5, नोटेड डाउन। खाना खाया, $12, ये उसे भी लिख लो। क्लास की फीस भरी, $20, वो भी ऐड करो। नंबर से भरे उन पेजेस को देखकर जो का दिमाग घूम गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। क्रिस, सीरियसली ब्रो, तुझे इतना एक्सट्रीम जाने की क्या जरूरत है? अब तू कोई ब्रोक बंदा नहीं रहा, तो फिर ये सब क्यों कर रहा है? क्रिस के पास उसे ये समझाने का कोई रास्ता नहीं था। जो कभी नहीं समझ पाएगा कि क्रिस के लिए वो 90,000 कभी सिर्फ पैसा नहीं था, वो उसके गले में फंसी एक रस्सी की तरह था और उस रस्सी का दूसरा छोर अभी भी क्लोई के हाथ में था। सिर्फ खुद पर रिलाय करके और उस रस्सी को धीरे धीरे तोड़कर ही वो फिर से खुली हवा में सांस ले सकता था। सॉफ्टमोर ईयर के 2nd सेमेस्टर में स्कूल ने अपना एनुअल स्पोर्ट्स मीट रखा। हर क्लास के लिए मैंडेटरी साइन अप कोटाज फिक्स थे। काउंसलर को कोई भी राजी बंदा नहीं मिल रहा था जो 3000 मीटर की रेस रन करे, तो जो ने बिना बताए क्रिस का नाम ऐड कर दिया। उसके बाद वो स्वैग से क्रिस के पास गया और फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसे ये डील सेल की। क्रिस, तो वैसे भी रोज लाइब्रेरी के लिए मैराथन दौड़ता है, तेरा स्टैमिना स्टैट्स तो सॉलिड होने ही चाहिए। जा और क्लास के लिए ग्लोरी अनलॉक कर। क्रिस ने इस पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। दौड़ने में 0 खर्चा था और ये बॉडी के बफ्स के लिए भी सही था। रेस के दिन मौसम एकदम हेल मोड वाला गर्म था। वो स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा था एकदम ऑर्डिनरी से रनिंग शॉर्ट्स पहनकर और स्लीवलेस शर्ट में। तभी गन फायर हुई और क्रिस अपने ही पेस पे निकल पड़ा। उसका एम कोई हाई रैंक या लीडर बोर्ड नहीं था, वो बस रेस फिनिश करना चाहता था। पर फाइनल लैप तक आते आते उसकी स्टैमिना खत्म हो गई। पसीने से विजन ब्लर हो गया और उसके लंग्स आग की तरह जलने लगे, जैसे कोई डीबफ लगा हो। जैसे ही वो मेन स्टैंड के पास से गुजरा, क्रिस ने इंस्टिंक्टिवली ऊपर देखा और तब उसने देखा क्लोई को। वो वहां बैठी हुई थी स्टूडेंट यूनियन के बाकी ऑफिसर्स के साथ। उसने भी सबकी तरह वही ऑफिशियल यूनिफॉर्म और एक सन हैट पहनी थी। वो शायद अपने साथ वाले पर्सन से कुछ बात कर रही थी और उसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल थी। सनलाइट के नीचे उसकी स्किन एकदम चमक रही थी। वो एकदम ग्लोइंग वाइट ऑरा में दिख रही थी, पर उसकी नजरें ट्रैक पर नहीं थी। वो क्रिस की तरफ भी नहीं देख रही थी। उसकी वर्ल्ड में ये स्पोर्ट्स मीट जो उसे पहले ही बोर कर रही थी, शायद उससे भी कम इंपॉर्टेंट थी जितनी दोस्तों के साथ कोई रैंडम सी चिट चैट। क्रिस ने अपना फोकस वापस खींचा, अपने दांत पीसे और बस आगे स्प्रिंट करता रहा। जैसे ही उसने फिनिश लाइन क्रॉस की, उसकी पूरी बॉडी का स्टैमिना बिल्कुल ड्रेन ड्राई हो गया। अगले ही सेकंड वो सीधा जमीन पर ढेर हो गया। जोहा तुरंत भाग कर आया उसे हेल्प करने, फिर उसके हाथ में पानी की बोतल थमा दी। उसका मुंह नॉनस्टॉप चलता रहा। 4th प्लेस क्रिस, अबे गजब, क्या ओपी था। टू मेडल के एकदम क्लोज था। क्रिस बस जोर जोर से हाँप रहा था, सांसें उखड़ रही थी। उसके मुंह से एक ढंग का पूरा सेंटेंस तक नहीं निकल रहा था। उसे अचानक फील हुआ कि उसकी और क्लोई के बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल उस 3000 मीटर ट्रैक की तरह नामुमकिन लग रहा था।
वो नीचे ग्राउंड पर अपनी पूरी जान लगाकर ग्राइंड कर रहा था, पसीने में डूबा हुआ और एकदम पैथेटिक हालात में, बिल्कुल लूजर वाइब। और वो हमेशा की तरह ऊपर हाई स्टैंड पर थी, एकदम काम और इन सब झमेलों से बिल्कुल दूर। उस रात टॉम वापस लौटने के बाद अपना 4 ईयर प्लान नोटबुक फिर से खोला। दोबारा फिर उसने ध्यान से एक लाइन लिखी, रिपेमेंट प्लान, स्टार्टिंग फंड $8,000, टारगेट $90,000 इन फुल। क्योंकि इस पॉइंट तक आते आते ये अब उसके दिमाग का कोई धुंधला ख्वाब नहीं रह गया था। उसने फाइनली अपनी मंजिल की पहली ठोस ईंट रख दी थी। वक्त तेजी से बीता, बिल्कुल किसी मोन्टाज की तरह, और क्रिस की लाइफ धीरे धीरे एक हार्ड कोडेड फिक्स प्रोग्राम बन गई। क्लास, खाना, लाइब्रेरी, नींद। वो सोलो प्लेयर बन चुका था, किसी से बात तक नहीं करता था। क्लास के बाकी सभी एनपीसीज उसके सोलो ग्राइंडिंग मोड के आदी हो चुके थे। उनके लिए क्रिस बस एक अजीब टॉपर था जिसके ग्रेड्स एस रैंक लेवल के थे। पर सिर्फ क्रिस जानता था कि वो पॉज बटन नहीं दबा सकता, क्योंकि उसे डर था कि जिस सेकंड वो रुका उस मैसिव कर्जे का बोझ उस पर क्रैश होकर उसे कुचल देगा। जूनियर ईयर में क्रिस ने एक प्रोफेसर के साथ प्रोजेक्ट पर ग्राइंड शुरू किया और $500 का मंथली स्टाइपेंड रिवॉर्ड पाया। साथ ही ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के साइड क्वेस्ट भी पूरे करने लगा। एग्जॉस्टिंग था और कई रातें आधी रात के बाद तक खिंचती चली गई। लेकिन उसी हार्ड ग्राइंड की वजह से उसका रिपेमेंट अकाउंट लगभग $1,000 या $2,000 से लेवल अप होता गया। हर महीने जब उसने उन नंबर्स को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखा, तभी उसे स्टेबिलिटी का एक छोटा सा एहसास मिला। वहीं क्लोई की लाइफ बिल्कुल स्टैग्नेंट थी, मानो कुछ बदला ही ना हो। वो अब भी प्योर क्राउड की मेन लीड थी, हमेशा टॉप टियर और पॉलिश्ड डिजाइनर आउटफिट्स में। वो क्लास उन हाई एंड कार्स में आती जिनका ब्रांड तक क्रिस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था, और उनके बीच कोई रियल इंटरेक्शन नहीं बचा था। जब भी कभी उनके रास्ते एक दूसरे से टकराते तो उसकी नजरें उस पर मुश्किल से 1 सेकंड के लिए रुकती और फिर हट जाती। वो लुक बिल्कुल वैसी थी जो कोई किसी ऐसे स्ट्रेंजर को देता है वो शायद। बस ये बात उसे पता चल गई थी। क्रिस ने उस रियलिटी को बिना किसी रेजिस्टेंस के एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसका और क्लोए का लेवल मैच होने का सवाल ही नहीं था। वो दोनों शुरू से ही बिल्कुल अलग वर्ल्ड्स के प्लेयर्स थे। वो $90,000 हमेशा से ही एक रैंडम एक्सीडेंट और एक कोल्ड ट्रांजैक्शन के सिवाय और कुछ नहीं था। क्लोई ने पैसों से अपने लिए एक विन और डेयर खरीदा, जबकि क्रिस ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और लाइफ के 4 साल एक्सचेंज कर दिए ताकि उसे अपनी किस्मत रीराइट करने का एक रेयर मौका मिल सके। आज भी वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में था और वो प्लेयर अपना स्टेटस अपग्रेड करने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा था, ताकि वो उस कॉम्प्लेक्स डील में एक वर्दी और बराबर का पार्टनर बनकर स्टैंड कर सके। कुछ ही वक्त में सीनियर ईयर का फाइनल आर्क आ गया। अब क्लासेस कम थी और हर कोई अपने आने वाले फ्यूचर की क्वेस्ट के लिए स्क्रैम्बल करने लगा था। सबके सामने उनकी डेस्टिनी खड़ी थी। कुछ लोग ग्रेजुएट स्कूल के लिए ग्राइंड करने की तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग हाई रैंक जॉब्स की हड़े थे और बाकी सिविल सर्विस के लिए ग्राइंड कर रहे थे। हर दिन डॉम के हॉलवेज बस इंटरव्यू कॉल्स के शोर से भरे रहते थे और बीच बीच में दबी हुई रोने की आवाजें। कोई अपना ब्रेकडाउन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। क्रिस भी बिजी था, उसे ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट रैप अप करना था और साथ ही मेजर कंपनीज के रिटन टेस्ट्स और इंटरव्यूज के लिए तैयारी भी करनी थी। और उसका 4 ईयर प्लान फाइनली अपने एंड गेम के करीब था। नोटबुक में हर एक सिंगल खर्चा पूरी क्लैरिटी के साथ रिकॉर्ड किया गया था। वो $90,000 पूरे स्क्वीज कर लिए गए थे ताकि हर एक सेंट की मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सके। उसने वो पैसा अपने माइंड को वेपनाइज करने और अपनी लाइफ की बेसिक डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए यूज किया था। रही बात क्लोई की, तो उसने सुना कि वो अब्रॉड जाने की तैयारी कर रही है। जॉन ने ही क्रिस को ये इन्फो लीक की थी। बताया कि उसकी फैमिली ने सब प्री प्लान कर रखा था, सब कुछ बहुत पहले से फिक्स था। आईवी लीग डिग्री और फिर सीधा वॉर्ल्ड के एलीट क्लब में। एक ऐसी लाइफ जिसे कोई भी अल्टीमेट विन कहेगा। क्रिस ने ये सुनकर बस एक कोल्ड नॉट दिया, चेहरे पर जीरो इमोशन के साथ, बिल्कुल पोकर फेस, क्योंकि क्लोई का डेस्टिनी पाथ हमेशा से यही था। यही लाइफ क्लोई को मिलनी ही थी। एक नॉर्मल दोपहर को क्रिस लाइब्रेरी से एग्जिट लेकर डॉम की तरफ मूव करने लगा। डॉम वापस जाते वक्त जैसे ही उसने स्कूल की आर्टिफिशियल लेक क्रॉस की, सडन उसने एक फेमिलियर फिगर स्पॉट की। वो क्लोई थी। वो लेक के पास बेंच पर अकेली बैठी थी, बिना किसी पार्टी मेंबर्स के और बिना उस भीड़ के जो हमेशा उसके चारों तरफ रहती थी। उसने एक सिंपल सी वाइट ड्रेस पहनी हुई थी। बस वहां एकदम खामोशी से बैठकर वो पानी को घूर रही थी। सनसेट की वो आखिरी लाइट उस पर गिरी, जैसे उसकी पूरी फिगर को एक सॉफ्ट गोल्डन एज से रैप कर दिया हो।
उस पल में वो बिल्कुल भी अपने पुराने सेल्फ जैसी नहीं लग रही थी। उसका वो डिस्टेंट प्राइड और ऑरा बिल्कुल गायब था जो लोगों को हमेशा दूर रखता था। बस एक लोनलीनेस की फील थी, एकदम फ्रैजाइल सी। क्रिस ने चलना स्टॉप किया और पास के एक पेड़ की छांव में छुप गया। उसे कोई आइडिया नहीं था कि क्लोई वहां अकेले क्यों बैठी थी। शायद उसके एप्लीकेशंस में कोई एरर आ गया था, या शायद दोस्तों के साथ कोई सीन हो गया था। एक के बाद एक थॉट्स उसके दिमाग में फ्लैश हुए, पर किसी से भी रियल आंसर नहीं मिला। क्लोई बस वहां साइलेंट होकर बैठी रही। लेक से आती ठंडी हवा धीरे से। उसने अपने लंबे बाल हटाए। थोड़ी देर बाद उसने अपने बैग से एक सीक्रेट आइटम निकाली। वो एक काफी डेलिकेट और छोटे म्यूजिक बॉक्स जैसी दिखती थी। उसने जेंटली उसे वाइंड किया। जल्द ही एक क्रिस्टल क्लियर और ओपी मेलोडी गूंजने लगी। वो ट्यून कासल इन द स्काई की थी। क्लोई ने म्यूजिक बॉक्स को दोनों हाथों में पकड़ा, अपना सर झुका लिया और बिल्कुल फ्रोजन स्टेट में खड़ी रही। रीड नहीं कर पाया क्लोई के एक्सप्रेशंस क्लियरली, पर वो फिर भी एक साइलेंट सैडनेस को धीरे धीरे उससे रेडिएट होते फील कर सकता था। ये साइड क्लोई का उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके माइंड में वो हमेशा से एक डैज़लिंग और अनटचेबल एंटिटी थी जो वर्ल्ड की हर प्रॉब्लम हैंडल कर लेती थी। वो 90,000 ट्रांसफर कर सकती थी बिना इवन पल के झपकाए, और वो फिनिश कर सकती थी एक उसके साथ कोलैब उसी सेम इमोशनलेस काम के साथ। वो हमेशा से एक परफेक्ट स्कल्पचर जैसी लगती थी जिसमें कोई फीलिंग्स ही ना हो, पर अब वो स्कल्पचर थोड़ा सा क्रैक होने लगा था, बस जरा सा। क्रिस को अचानक याद आया अपना फ्रेशमन ईयर, क्लोई के फेस का वो एक्सप्रेशन जब उसने उसे पैसे सेंड किए और अपना हेड लिफ्ट करके कहा, अ बेट इज अ बेट। तब वो काफी काम और इंडिफरेंट लग रही थी, फिर भी उसकी आंखों में कुछ हिडन फैक्टर था, कुछ ऐसा जो वो उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं पाया। आखिर वो क्या था, क्रिस को नहीं पता था। वो बस उस पेड़ के नीचे खड़ा रहा काफी लॉन्ग टाइम तक। वो तब तक रुका जब तक स्काई पूरा डार्क नहीं हो गया और लैंप्स जलने लगे। लेक के किनारे लाइट्स एक के बाद एक जलने लगी। तब जाके क्लोई ने अपना म्यूजिक बॉक्स साइड में रखा। फिर वो धीरे से खड़ी हुई और लेक से अकेले ही निकल गई, एकदम सोलो प्लेयर वाइब में। शुरुआत से अंत तक उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्रिस वहीं खड़ा उसे देख रहा था। स्टेल्थ 100। डॉन वापस आने के बाद क्रिस ने कुछ ऐसा किया जो वो कभी नहीं करता, समथिंग लेजेंडरी। उसने अपना डेली रूटीन ब्रेक कर दिया। ना उसने अपनी एक्सपेंस नोटबुक खोली और ना ही अपना पेमेंट प्लान चेक किया। सिस्टम एरर हो गया शायद। वो बस अपनी डेस्क पर बैठा रहा और काफी देर तक ब्लैंकली देखता रहा, जैसे कोई कट सीन फ्रीज हो गया हो। उसके दिमाग में बस क्लोई की वो इमेज रिप्ले हो रही थी। वो लेक के किनारे बैठी हुई थी और साथ में कासल इन द स्काई की मेलोडी बज रही थी, एपिक बीजीएम। और तब पहली बार क्रिस को रियलाइज हुआ कि क्लोई शायद वो बंदी नहीं है जो वो दिखती है। उसके रियल स्टैट्स और मास्क के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। मकती दमकती हाई टियर पॉलिश्ड दुनिया उसके चारों तरफ। शायद उसकी अपनी ही कोई लोनलीनेस और ट्रबल्स की सिचुएशन थी। वो 90,000 शायद उसके लिए सच में जीरो वैल्यू रखते होंगे, पर वो डेयर और वो वर्ड्स, अ बेट इज अ बेट, उनका असली लेवल क्या था उसके लिए? ये पहली बार था जब क्रिस ने सीरियसली इस क्वेरी पर दिमाग लगाना शुरू किया। पर कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी सोचे, उसे अभी तक कोई क्लियर आंसर नहीं मिला, क्योंकि उसके और क्लोई के बीच हमेशा से एक ऐसी वर्ल्ड बाउंड्री थी जो वो कभी क्रॉस नहीं कर सकता था। तो अब एक ही ऑप्शन था, उनका ट्रांजैक्शन एसएप फिनिश करना, फिर उसकी एलीट दुनिया को परमानेंटली और क्लीनली पीछे छोड़ देना। डॉर्म में वापस आकर क्रिस ने अपना लैपटॉप खोला और रेज्यूमे की ग्राइंडिंग शुरू कर दी। बार बार वही ग्राइंड। उसे पता था कि इंटरव्यू नोटिसेस जल्द ही आने वाले हैं और उसे सबसे ओपी ऑफर ग्रैब करना था इन सब में से। ग्रेजुएशन की डेडलाइन पास आ रही थी दिन ब दिन। फाइनली क्रिस ने देश की एक एस रैंक इंटरनेट कंपनी से ऑफर सिक्योर कर लिया, जिसका सैलरी और पर्क्स उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा लेवल अप थे। जिस दिन उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वो कंपनी बिल्डिंग से बाहर निकला, सूरज के नीचे खड़ा हुआ और एक गहरी ठंडी सांस ली। 4 साल का रिस्ट्रेंट और स्ट्रगल फाइनली पे ऑफ कर गया। सबसे पहले उसने घर कॉल किया और अपनी मॉम को ये न्यूज़ दी। वो लाइन के उस पार रोने लगी, वही एक लाइन बार बार रिपीट करते हुए, मेरे बेटे ने कर दिखाया, मेरा बेटा क्रिस ने सच में कर दिखाया। उसकी अपनी आंखें भी भर आई थी। उस रात जब वो अपने डॉर्म वापस लौटा, उसने फिर से अपना 4 ईयर प्लान नोटबुक खोला। उसके लास्ट पेज पर उसका फाइनेंशियल समरी स्टार्ट्स था।
टोटल इनकम पूरे $90,000, ट्यूशन फीस पे की $15,000, लिविंग एक्सपेंसेस 46 मंथ्स के लिए $800 पर मंथ, टोटल अमाउंट $36,800, बुक्स और स्टडी मटेरियल्स $4,800, फैमिली सपोर्ट $20,000, मिसलेनियस खर्चे जिसमें क्लास फीस और आईडी फोटोज शामिल थे $1,300, टोटल कोर स्पेंडिंग $77,900। और ये तो सिर्फ कोर अकाउंट था, सारे बिखरे हुए छोटे मोटे खर्चे तो दूसरी नोटबुक में रिकॉर्ड किए गए थे। 4 सालों में उसने उस $90,000 की एक एक सेंट निचोड़ ली थी। क्रिस ने फिर से बैंक कार्ड का बैलेंस चेक किया, इसमें कभी टोटल $90,888 हुआ करते थे, अब सिर्फ 0.82 बचा था। परफेक्ट, सब कुछ बिल्कुल मास्टर प्लान के मुताबिक फिनिश हो चुका था। क्रिस ने नोटबुक बंद कर दी। ये छोटी सी बुक जिसमें उसकी जवानी के 4 साल का स्ट्रगल और ह्यूमिलिएशन भरी थी, उसने फाइनली अपना मिशन कंप्लीट कर लिया। उसका रीपेमेंट अकाउंट पहले ही ग्रो होकर 30,000 प्लस हो चुका था, जो कि 90,000 के टारगेट से अभी दूर था, पर अब उसके पास स्टेबल, हाई पेइंग जॉब और सॉलिड एबिलिटी थी अपना डेट चुकाने की। अब बस कुछ वक्त का खेल था। ग्रेजुएशन के दिन मौसम एकदम चमकता हुआ था। सब लोग कैप्स और गाउन्स में सज धज के पूरे कैंपस में पागलों की तरह फोटोज खींच रहे थे। हंसी मजाक, हग्स और गुड बाइज हर जगह बिखरे थे। क्रिस वहीं दूसरी तरफ भीड़ से दूर शांति से खड़ा था, जैसे कोई एक आउटसाइडर स्टेटस एक्टिव। उसके पास ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, बस एक के साथ वो थोड़ा क्लोज था, जेन। उसने होम टाउन की एक कंपनी ज्वाइन कर ली थी और उसी दोपहर वो ट्रेन से निकलने वाला था। रही बात क्लोई की, क्रिस ने पूरी सुबह उसे ढूंढा, पर भीड़ में उसका कोई साइन नहीं मिला। स्टेल्थ मोड ऑन। शायद वो आई ही नहीं। उसके जैसे प्लेयर के लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी शायद कोई ऐसी चीज थी ही नहीं जो उसके लिए कभी मैटर करती। रैंकर लॉजिक। क्रिस को समझ नहीं आ रहा था कि उसके इमोशंस डिसअपॉइंटमेंट थे या रिलीफ, सिस्टम कंफ्यूजन। इस मोमेंट के लिए उसने कब से ग्राइंडिंग की थी और वो उसे पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता था। यह भी क्लियर करना था कि वो सारा पैसा चुका देगा। डेट रिपेमेंट क्वेस्ट एक्टिवेटेड। वापस आया, पर अब वो उसे ढूंढ ही नहीं पा रहा था। उसे जैसे ही क्रिस वहां से निकलने वाला था, पीछे से एक आवाज आई, न्यू इनकाउंटर अनलॉक्ड। क्रिस वो एकदम से पीछे मुड़ा। इंस्टेंट रिफ्लेक्सेस। वो क्लोए थी। उसने भी अपनी ग्रेजुएशन गाउन पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल बिल्कुल परफेक्ट उसके शोल्डर्स पर बिखरे हुए थे। थोड़ा सा लाइट मेकअप टच उसे इतना ज्यादा चमका रहा था कि वो इम्पॉसिबली ब्यूटीफुल लग रही थी। वो वहां खड़ी थी, बिल्कुल अकेली, थोड़ी दूर से क्वाइटली उसे ऑब्जर्व करती हुई। फिर उसने कहा, कंग्रेचुलेशंस, एपिक अचीवमेंट, सिस्टम बीजीएम म्यूजिक प्लेइंग। तो तुम्हें भी ऑफर मिल गया? क्रिस का गला सूखने लगा, लेवल ऑफ नर्वसनेस मैक्स्ड आउट। जब उसने जवाब दिया तो आवाज एकदम ड्राई निकली, हाँ मिल गया। क्लोए ने बस हल्का सा सिर हिलाया, सही है। दोनों के बीच अचानक सन्नाटा छा गया, जबकि उनके आसपास बाकी सब लोग मूव कर रहे थे, हंस रहे थे और फुल पावर में सेलिब्रेट कर रहे थे, पर वो दोनों बस वहीं फ्रीज हो गए। जैसे किसी सिनेमैटिक फिल्म से कोई साइलेंट शॉट कट करके अलग किया हो। क्रिस ने वो पैसे वाला टॉपिक रेज करना चाहा। वो क्लोई को अपना वो अकाउंट दिखाना चाहता था जहां उसने ऑलरेडी 30,000 से ज्यादा सेव कर रखे थे, और उसे अपने रीपेमेंट प्लान के बारे में बताना था। पर जब वर्ड्स उसके मुंह तक आए तो उसने उन्हें वापस स्वॉलो कर लिया, क्योंकि क्लोई के सामने, जो अब वॉल स्ट्रीट जैसे हाई लेवल जोन के लिए निकल रही थी, उसकी सैलरी और उसके प्लान सडनली एकदम रिडिकुलस लगने लगे। वो अपनी एम्बैरेसमेंट और अपने स्मॉल लेवल को उसके सामने फिर कभी एक्सपोज नहीं करना चाहता था। क्रिस बस कुछ कहने ही वाला था, कुछ भी। तभी क्लोई ने पहले स्ट्राइक किया। मैं यूएस जा रही हूं, क्रिस ने एकदम सॉफ्ट वॉइस में रिस्पॉन्ड किया। सेफ ट्रैवल्स। क्लोई ने उसकी तरफ देखा और उसकी गेज में कुछ बहुत गहरा और इंटेंस ऑरा था। फिर उसने तभी कुछ अचानक से बदला। उसने फिर से उसका नाम पुकारा, क्रिस, तुझे वो पैसे वापस लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। क्रिस वहीं फ्रीज हो गया, पर क्लोई ने उसी काम वॉइस में कंटिन्यू किया, वो बेट में हार गई थी, इसका तुझसे कोई लेना देना नहीं था। ये कहकर वो एक पल के लिए रुकी, फिर ऐड किया, तूने अपनी मेहनत से वही पा लिया जो तू चाहता था, है ना? और इससे पहले कि क्रिस जवाब देता, वो मुड़ी और चली गई। क्रिस बस उसकी बैग को भीड़ में गायब होते देखता रहा, दूर और भी ज्यादा दूर।
तभी स्कूल गेट पर एक ब्लैक सेडान रुकी और क्लोई उसमें सवार हो गई। देखते ही देखते कार नजरों से ओझल हो गई। क्रिस वहीं खड़ा रहा, बहुत बहुत लंबे समय तक, बिना हिले डुले। उसने अपने हाथ में पकड़ा उसकी डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट, और वो इतने हैवी फील हो रहे थे जैसे कोई इम्पॉसिबल बोझ हो। क्लोई ने उससे कहा कि अब रिपे करने की कोई जरूरत नहीं, कहा कि वो पहले ही जीत चुका है। फिर भी क्रिस को ये सुनने के बाद सिर्फ एक गहरी एम्प्टीनेस फील हुई, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन क्लोई ने अकेले ही एंड कर दिया था। उसके पास अब डेट चुकाने का मौका तक नहीं बचा था। उसके और क्लोई के बीच की वो लिंक जैसे तोड़ने के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी, उसे क्लोई ने एक ही बार में क्लीन कट कर दिया, बस एक कैजुअल वेव से। क्रिस को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी फुल स्ट्रेंथ से एक पंच मारा हो, पर वह स्ट्राइक कॉटन में धंस गई, उसे पूरी तरह हेल्पलेस और लॉस्ट छोड़ते हुए। 4 साल एंड हो चुके थे। क्रिस ने सोचा था इसका मतलब क्लोई के साथ उसकी स्टोरी का एंड हो चुका था। एटलीस्ट उसने तब यही बिलीव किया था। पर जॉब के पहले ही दिन एचआर क्रिस को कंपनी टूर पे ले गई। मैसिव फ्लोर टू सीलिंग विंडोज के सामने बाहर का स्काईलाइन टावरिंग स्काईक्रेपर से पैक्ड था। सब लोग इंटेंस रश में थे। सबके फेसेस पे एलीट लेवल एग्जॉशन और एक्साइटमेंट का परफेक्ट मिक्स था। हवा में कैफीन और पैसों की महक एक साथ घुली हुई थी। इसने 4 साल पहले के स्प्लेंडर केटीवी की याद दिला दी। पर फिर भी ये सीन बिल्कुल डिफरेंट था। वहां पैसे का मतलब ऐश और गेम्स था, पर यहां मनी का मतलब सिर्फ गोल्स और सर्वाइवल फ्यूल था। क्रिस ने इस सेटअप को बहुत फास्ट अडैप्ट कर लिया, या फिर ज्यादा एक्यूरेटली कहें तो वो सीधा उसी लाइफ मोड में स्लाइड हो गया जिसे वो पहले से ही मास्टर कर चुका था। कॉलेज के उन 4 सालों के ग्राइंड ने उसे पहले ही बिल्ड कर दिया था, फुल डिसिप्लिन, एफिशिएंट और अपने गोल को लेकर एकदम क्लियर। अगर बाकी सब सुबह 9 बजे लॉग इन करते तो वो शार्प 8 बजे एंट्री मारता। अगर सब 6 बजे निकलते तो वो अक्सर लेट नाइट तक ग्राइंड करता रहता। उसके कोवर्कर्स ने क्रिस को ग्राइंड किंग बुलाना शुरू कर दिया। शुरुआत में सब मजाक उड़ाते थे, पर बाद में ये स्लोली रिस्पेक्ट में बदल गया। क्रिस को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो लोग तो चेस कर रहे थे प्रमोशंस, रेजेस, ईयर एंड बोनसेस और स्टॉक ऑप्शंस। पर वो शुरू से लेकर उसने एक ब्रांड न्यू बैंक अकाउंट खुलवाया सिर्फ इसी मिशन के लिए। और जब भी सैलरी क्रेडिट होती, अपने लिए सिर्फ एकदम बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस छोड़कर उसने बाकी सब उसमें ट्रांसफर कर दिया। वो अब वो 800 की सर्वाइवल लिमिट के नीचे रहने को मजबूर नहीं था, जैसा हार्ड लिमिट उसने अपने कॉलेज के दिनों में सेट किया था। पर उसकी फ्रुगैलिटी की आदत, उसका इंटरनल प्रोटोकॉल कभी नहीं बदला। उसने कोई लग्जरी गुड्स नहीं खरीदे और ना ही पॉइंटलेस सोशलाइजिंग में अपना प्रेशियस टाइम बर्न किया। उसके लिए बस एक ही हॉबी स्लॉट मैटर करता था, ऑफिस के नीचे वाले जिम में जाकर हार्डकोर ग्राइंड करना। क्रिस की ये बोरिंग लाइफ एकदम सिंपल और सीधी स्ट्रेट लाइन की तरह थी। 1 साल बाद वो अपनी टीम का कोर परफॉर्मर बन चुका था। रैंक अप, वो टीम का कोर मेंबर बन गया था। 2 साल के बाद वो इंडिपेंडेंटली एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लीड कर रहा था। उस साल रिवॉर्ड अनलॉक, उसका ईयर एंड बोनस पहली बार 6 फिगर्स हिट कर गया, पहली बार। तीसरे साल तक उसका प्रमोशन सीधा प्रोजेक्ट मैनेजर के रैंक पर हो गया। वो फाइनली अपनी खुद की एक छोटी टीम लीड कर रहा था। तब तक उसके अकाउंट का नंबर, उसका रीपेमेंट अकाउंट कब का 90,000 क्रॉस कर चुका था, बहुत पहले ही। उसने क्लोई के लिए इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लिया था, बैंक के हाईएस्ट वेल्थ मैनेजमेंट रेट का यूज करके, जो बैंक ऑफर कर रहा था। उसने लेवल अप किया, 8 साल का पूरा हिसाब लगाया और सब राउंड ऑफ कर दिया एक क्लीन नंबर में, 1,20,000। वो कैश रेडी था, पर वो क्रेडिटर ही वैनिश हो गई। ग्रेजुएशन के बाद क्लोई जैसे पूरी दुनिया से ही गायब हो गई थी बिल्कुल ही। क्रिस ने क्वेस्ट की तरह ढूंढा उसे और हर एक सोशल प्लेटफॉर्म स्कैन किया जो भी उसके दिमाग में आ सकता था, पर उसे एक भी सिंगल एक्टिव अकाउंट नहीं मिला क्लोई के नाम का जो मैच करता हो उसकी प्रोफाइल से। उसने जेन से भी पूछा, पर जेन को भी घंटा कुछ पता नहीं था। फोन पर जेन ने बस कैजुअली कहा वो यूएस चली गई, वो कभी थी ही नहीं इस शुरुआत से ही, वो हमारे वर्ल्ड लेवल का बंदा नहीं था। अब ऐसे में कांटेक्ट कैसे सस्टेन होता। बाद में जेन अपने होम टाउन रिस्पॉन हो गया, एक स्टेबल सरकारी जॉब का बफ लिया और मैरिज की तैयारी शुरू कर दी, वही बोरिंग स्टेप बाय स्टेप तरीके से। कई साल बीत गए, वो लोग कभी कभार टच में रहते थे, पर उनकी सारी बातें बस लाइफ की छोटी और ऑर्डिनरी चीजों तक ही थी। क्लोई की बात करें तो उसका नाम अब एक फॉरबिडन टैबू बन चुका था, कोई भी उसे मेंशन तक नहीं करता था। क्रिस ने वो 120,000 अकाउंट में बिन छुए छोड़ दिए। वो एक ठंडी ग्रेवस्टोन की तरह लग रहा था, जो उस ह्यूमिलिएटिंग और ट्विस्टेड स्ट्रगल की याद दिलाता, जहां उसने रैंक अप करने के लिए इतनी मेहनत की थी। और साथ ही साथ वो एक ऐसे इम्पॉसिबल टास्क कैसा था जो कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता, उसे हमेशा याद दिलाते हुए। हर एक पल उसे फील होता था कि वो अब भी किसी का कर्जदार है, किसी का कर्ज। 4th ईयर तक आते आते क्रिस ने फाइनली
सिटी में एक प्रॉपर्टी की डाउन पेमेंट करके अपना बेस सिक्योर कर लिया था। स्पेस ज्यादा बड़ा नहीं था, वो एकदम गॉड टियर था। उसने एक कार भी अनलॉक कर ली थी। कोई लग्जरी बीस तो नहीं, पर इतनी सॉलिड थी कि इस मैसिव सिटी में उसे अपना एक स्टील का मूविंग शेल मिल गया था, इतनी जायंट सिटी में। एक रात क्रिस अपने अपार्टमेंट की फ्लोर टू सीलिंग विंडो के ठीक सामने खड़ा हुआ था और ग्लास के उस पार लाइट्स के समुद्र को घूर रहा था। अब उसके पास उसका खुद का एक टॉप टियर करियर था। उसके पास अपना घर और खुद की कार थी। ऑर्डिनरी वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो गेम जीत चुका था, लेवल अप कंप्लीट। वो फाइनली वैसा एलीट मैन बन चुका था जैसा वो कभी बनना चाहता था। पर सोल के डीप इनसाइड क्रिस क्लोए के जाने के बाद जो वॉइड क्रिएट हुआ था, वो आज तक कभी फिल नहीं हो पाया। कभी कभी तो वो खुद को पाता था ये सोचते हुए कि यूएस में उसका स्टेटस क्या चल रहा है। क्या एक प्रिंसेस जैसा हाई रैंक एटीट्यूड रखने वाली किसी फॉरेन सर्वर में नए एलाइज बना पाएगी? क्या वो अब भी ट्रूथ और डेयर खेलती है? क्या वो अब भी किसी बेचारे प्लेयर की डेस्टिनी उतनी ही कैजुअली मैनिपुलेट करती होगी? क्रिस को जीरो आइडिया था। उसे बस ये पता था कि अगर वो क्लोई को ढूंढ नहीं पाया तो ये डेट उसकी पूरी लाइफ एक कर्स की तरह फॉलो करेगा। फिर एक फ्राइडे नाइट वो पुराना कॉलेज क्लास ग्रुप चैट जो सदियों से डेड जोन बना था, अचानक से किसी सिस्टम इवेंट की तरह जिंदा हो गया। क्लास मॉनिटर ने एक अनाउंसमेंट ब्लास्ट करी कि एक एपिक लेवल की 4th ईयर यूनियन की मीटिंग होने वाली है। अगले वीकेंड रियूनियन होने वाली थी। लोकेशन एक पॉश बुफे रेस्टोरेंट फिक्स किया गया जो एक 5 स्टार होटल में था। ग्रुप चैट में तो जैसे धमाका ही हो गया, एकदम इंस्टेंटली। वाओ, 4 साल हो गए, सही है क्लास मॉनिटर, जो भी अभी शहर में सबकी हाजिरी लगनी चाहिए। क्रिस ने उन फ्लैशिंग प्रोफाइल पिक्चर्स और नॉन स्टॉप मैसेजेस को देखा, पर उसे घंटा कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसकी करंट लाइफ उन कॉलेज वालों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। अगर वो गया तो वहां लोग बस एक दूसरे की लाइफ कंपेयर करेंगे और अपनी कामयाबी के किस्से फेंकेंगे। उसका कोई मूड नहीं था कीमती वक्त बर्बाद करने का। तभी जैसे ही क्रिस चैट ऐप बंद करने वाला था, जैन का एक प्राइवेट मैसेज स्क्रीन पर पॉपअप हुआ। क्रिस, रियूनियन पे आ रहा है या नहीं? क्रिस ने रिप्लाई में बस 2 वर्ड्स लिखे, नहीं जा रहा। जैन ने तुरंत उससे मनाने की कोशिश शुरू कर दी। अबे चलना भाई, पूरे 4 साल हो गए, जा अपने पुराने क्लासमेट से मिल। फिर उसने एक और इन्फो ड्रॉप की, सुना है लियो भी आ रहा है। वो बंदा आजकल काफी ओपी चल रहा है, खुद की कंपनी खोल ली उसने। जैसे ही क्रिस ने देखा लियो का नाम, उसे एक जहरीला कांटा सीधा अपनी नर्व्स में चुभता हुआ फील हुआ। उस केटीवी रूम में लियो ही था जिसने $90,000 की बेट का वो फ्लिपेंट और खतरनाक प्रपोजल रखा था। लियो ने ही क्रिस को उस बेइज्जती के खंबे पर खींचा था। क्रिस ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया, तू जा, मुझे इस वीकेंड ओवरटाइम ग्राइंड करना है। पर जैन ने उसकी बातों को घंटाबाई नहीं किया। अबे बस कर, तू अब मैनेजर रैंक पर है, क्या तुझे सच में अभी भी ओवरटाइम पेलने की जरूरत है? हर दिन बस बाहर निकल कर आ जा, ठीक है? मैंने तुझे सदियों से नहीं देखा है भाई, मैं स्पेसिफिकली इसके लिए घर से फ्लाई करके आया हूँ। क्रिस को रियलाइज हुआ कि वो अब और मना नहीं कर पाएगा। इस रियूनियन के दिन वो होटल की तरफ निकल गया। वहां का पार्किंग लॉट लग्जरी कार से फुल लोडेड था। BMWs, मर्सिडीज, पोर्शेज, जहां भी देखो वही था। क्रिस ने अपनी कार एक कोने में साइड पर लगा दी और उस मोमेंट पर उसे अचानक फील हुआ जैसे वो अभी भी वही लो लेवल गरीब स्टूडेंट था जो कभी स्प्लेंडर KTV में घुसा था। बस एक ही डिफरेंस था कि इस बार उसने एक हाई टियर सूट पहना था और उसके पॉकेट में इतना पैसा था कि वो इस एक्सपेंसिव डिनर का बिल भर सके। जब उसने प्राइवेट रूम का दरवाज़ा पुश किया, तब तक सीन पहले से ही भीड़ से फुल हो चुका था। बहुत सारे लोग तो पूरे बदल चुके थे, या तो उनका वजन बढ़ गया था या फिर वो गंजे हो गए थे। जैसे ही क्रिस ने एंट्री मारी, कई लोग तुरंत खड़े हो गए और उसे ग्रीट करने लगे, एक अलग ही लेवल के एंथुजियाज्म के साथ। कुछ लोग बत्तीसी दिखाते हुए चिल्लाए, क्रिस। बाकी सब आधे मजाक और आधे शौक में थे, भाई तू तो सच में एक बड़ा बिग शॉट प्लेयर बन गया है अब। कुछ तो ड्रिंक्स हाथ में लेकर पास ही आ गए और उसे ओवर वाली इज्जत देने लगे। क्रिस, आखिरकार तुझसे फेस टू फेस मिलने का मौका मिल ही गया। वो क्लासमेट्स जो पहले उसे इग्नोर मारते थे, आज उन सबके चेहरों पर एक चमकदार और लालच भरी स्माइल थी। क्रिस ने एकदम प्रो लेवल रिस्ट्रेंट के साथ रिप्लाई दिया और फिर कोने में एक सीट ढूंढ ली। लियो वहां पहले से मौजूद था, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। वो बंदा सर से पांव तक पूरा डिजाइनर ब्रांड्स में लगा हुआ था, आंखों पे गोल्ड रिम्ड चश्मा चढ़ा रखा था, दिखने में एकदम पॉलिश्ड और हाई लेवल फ्रॉड लग रहा था। जैसे ही उसकी नजर क्रिस पे पड़ी, उसने तुरंत अपनी ड्रिंक उठाई और चौड़ में उसकी तरफ बढ़ा। फिर वो आकर सीधा उसके बगल वाली सीट पे धंस गया और एक टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, क्रिस भाई बड़े दिनों बाद दिखा, सुना है तू तो उस बिग नेम कंपनी में आग लगा रहा है, फुल किल मोड। क्रिस ने एकदम सपाट आवाज में जवाब दिया,
बस ठीक ही चल रहा है। लियो ने हल्का सा अपना ग्लास क्रिस के ग्लास से टकराया और वहीं अपनी पुरानी लोडेड स्माइल के साथ बोला, अरे भाई इतना हम्बल होने की जरूरत नहीं है। हमारी क्लास में पहले तो सिर्फ तू और क्लोई ही टॉपर्स थे। एक्चुअली नहीं, अब तो सिर्फ तू ही किंग है। उसने जानबूझकर उसका नाम बीच में घसीटा और फिर नाटक करते हुए वहीं रुक गया। क्रिस ने उसकी तरफ देखा पर एक लफ्ज नहीं बोला। ड्रिंक्स के कुछ राउंड्स के बाद थोड़ी देर में रूम का माहौल पूरी तरह चिल हो गया था और लोग आपस में कॉलेज के दिनों की पुरानी यादें शेयर करने लगे। फिर अचानक किसी ने क्लोई का जिक्र छेड़ दिया। बातों बातों में याद आया, हमारी क्लास ब्यूटी क्लोई आजकल कहाँ है? वो तो पक्का यूएस में कोई वॉल स्ट्रीट की एलीट लेवल बॉस बन चुकी होगी, है ना? जैसे ही ये वर्ड्स निकले पूरे रूम में अचानक सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे और सबके चेहरों के एक्सप्रेशंस अचानक अजीब से हो गए। लियो ने अपनी ड्रिंक फिनिश की और एक तंज भरी हंसी हंसा। वॉल स्ट्रीट एलीट, तुम लोग सच में किसी फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हो क्या? एक लड़की खुद को रोक नहीं पाई और पूछा, लियो तुझे कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं? लियो को क्लियरली मजा आ रहा था कि सारी अटेंशन उस पर है। उसने अपना गला साफ किया और बड़े आराम से बोली, उसकी फैमिली का तो कब का दिवाला निकल चुका है। तुम लोगों को सच में नहीं पता था? पूरा कमरा सन्न रह गया। बैंकरप्ट? क्या तुम सीरियस हो? लियो की टोन में एक अलग ही लेवल की खुशी दिख रही थी। ऑफ कोर्स ये सच है। शायद 2 साल पहले की बात है। उसके बाप का इन्वेस्टमेंट पूरी तरह डूब गया। किसी ने उसे तगड़ा चुना लगाया। कैश फ्लो रुक गया और वो कर्जे में पूरी तरह डूबा है। मैंने सुना है कि वो सैकड़ों मिलियंस में था। सबकी सांसें अटक गईं। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस? फिर क्लोई का क्या हुआ? लियो ने अपने हाथ फैलाए। चेहरे पर हमदर्दी का नामो निशान नहीं था। उसके माँ बाप काफी चालाक निकले, रातों रात विदेश भाग गए और वो अभी तक वांटेड है। बेचारी नन्ही प्रिंसेस क्लोई पीछे छूट गई। वो एकदम अकेली रह गई और सारा डेट का बोझ उसने अकेले कैरी किया। पूरा डेट उसी के सर थपा गया। मैंने तो यहां तक सुना है कि अभी हाल ही में कोर्ट ने उसके सारे एसेट्स ऑक्शन कर दिए। उसके नाम की हर प्रॉपर्टी नीलाम हो गई। अब तो वो बेसिकली ब्लैक लिस्टेड स्टेटस पर है। अब वो नॉर्मल हाई स्पीड रेल या फ्लाइट्स भी बोर्ड नहीं कर सकती। भाई गेम ही पलट गया पूरा। देखो वक्त का पहिया कैसे घूमा है। जैसे ये वर्ड्स ड्रॉप हुए पूरा का पूरा प्राइवेट रूम एकदम डेड साइलेंट हो गया। सब लोग इस न्यूज से इतने स्टन हो गए कि किसी के मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकला। क्रिस को महसूस हुआ कि उसकी रगों का ब्लड एक पल में एकदम ठंडा पड़ गया है। उसके कान बजने लगे और लियो ने उसके बाद जो भी कहा क्रिस को उसका एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया। उसके सिस्टम में बस एक ही थॉट लूप पर था, क्लोए हैज फॉलन। वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वो लड़की जो कभी सूरज की तरह चमकती थी, वो लड़की जिसने कभी सबका हाथ पकड़कर खींचा था, $90,000 के साथ उसका लेवल बिल्कुल क्रैश कर गया था। सिचुएशन काफी गंभीर थी। वो पूरी तरह से नीचे गिर चुका था। तभी क्रिस एक झटके में खड़ा हुआ। कुर्सी फर्श पर जोर से घिसी एक कान फाड़ने वाली शार्प आवाज के साथ पूरे फ्लोर पर एक ग्रेटिंग साउंड गुंजी जैसे कोई सिस्टम अलर्ट हो। कमरे में हर किसी की नजर एक साथ उसी पर लॉक हो गई। मगर क्रिस ने एक लफ्ज नहीं बोला। बिल्कुल साइलेंट मोड ऑन। वो बस पलटा और वहां से वॉकआउट कर गया। फुल स्वैग में सीधा होटल के बाहर निकल गया। क्वेस्ट एस्केप द रूम। बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई पर उसे घंटा फर्क नहीं पड़ा। उसे ठंड का एक कतरा भी महसूस नहीं हो रहा था। रेज मोड एक्टिव। क्रिस गाड़ी में जा बैठा। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ एकदम टाइट थी। दोनों हाथ स्टीयरिंग पर ऐसे जमे थे जैसे कोई रेयर लूट पकड़ी हो। और सडन रियलाइज हुआ कि उसे रास्ता ही नहीं पता। नेविगेशन एरर। क्रिस के दिमाग में अब सिर्फ एक ही मेन मिशन बचा था, उसे ढूंढो। बस यही एक टारगेट था। उस दिन के बाद से वो क्लोई को ढूंढने में किसी पागल हंटर की तरह लग गया। एक संकी की तरह सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पहली बार के लिए 4 साल में पहली बार उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी। जितने रिसोर्सेस हो सकते थे सब मोबिलाइज कर दिए। उसने हायर किया एक एलीट प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर क्लोई की लोकेशन ट्रैक करने के लिए, क्लोई कहां छुपी है। साथ ही उसने लीगल डिपार्टमेंट के अपने कोवर्कर्स को काम पे लगा दिया ताकि वो सारे पब्लिक कोर्ट रिकॉर्ड सर्च करें उन डेड केसेस के लिए जो उससे जुड़े हुए थे। धीरे धीरे सारी इंफॉर्मेशन उसके पास फ्लो होने लगी। लियो ने जो कुछ भी रिवील किया था वो 100% सच था। इनफैक्ट असलियत तो लियो की बातों से भी कहीं ज्यादा भयानक और डार्क निकली। क्लोई के बाप की कंपनी का गेम पहले ही खत्म हो चुका था। बैंकरप्सी और लिक्विडेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी और क्लोई जो इस सब में गारंटर थी उसे पूरे डेट के लिए जॉइंटली लायबल ठहराया गया। उसका स्टेटस 0 हो गया। उसके प्रॉपर्टीज, उसकी कार और बैंक अकाउंट का एक एक सेंट सब कुछ सिस्टम ने फ्रीज कर दिया था और डेट चुकाने के लिए सब ऑक्शन कर दिया गया। मगर
लेकिन वो तो बस ऊंट के मुंह में जीरा बराबर था। उसका स्टेटस अब गिर चुका था। वो आ चुकी थी उस डिसऑनेस्ट स्टेटस की ब्लैकलिस्ट पर। कैटेगरी जिसे लोग आम भाषा में डेडबीट या नकारा कहते हैं, उस पर हाई कंजम्पशन रिस्ट्रिक्शंस थोप दिए गए थे। मतलब ना कोई फ्लाइट और ना ही कोई हाई स्पीड रेल। एक अदृश्य जाल ने उसे चारों तरफ से जकड़कर इस शहर के सबसे निचले लेवल पर पटक दिया था। और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने क्रिस को जो फाइनल अपडेट दी वो ये थी। आधे साल पहले क्लोई एक पुराने और खतारा मोहल्ले के बेसमेंट यूनिट में रेंट पर रह रही थी। फिर जब वो रेंट का खर्चा नहीं उठा पाई तो लैंडलॉर्ड ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। उसके बाद वो पूरी तरह गायब हो गई और उसकी ट्रेल वहीं डेड एंड पर रुक गई। क्रिस ने कार उस पुराने इलाके के बाहर पार्क की और वहां काफी देर तक खड़ा रहा, उस अंधेरे और डैम्प एंट्रेंस को घूरते हुए जो सीधा बेसमेंट लेवल की गहराई में जा रहा था। वो बस सोच ही नहीं पा रहा था कि क्लोई कैसे सीधा आसमान से नीचे गिरकर ऐसे नर्क जैसे गड्ढे में आ गई। और वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि उसने कैसे एंड्योर किया ये सब अकेले। अगले कई महीनों तक क्रिस शहर के हर एक कोने में एक गो तरह भटकता रहा। वर्क के बाद वो अब घर नहीं जाता था। इंस्टेड वो उन सारी लोकेशंस पर ड्राइव करता जहां होमलेस लोग गैदर हो सकते थे। अंडरपासेस, पार्क्स, सबवे एंट्रेंसेस, 24 आवर फास्ट फूड शॉप्स। हर बार जब उसे किसी दुबली पतली फीमेल फिगर की झलक मिलती, उसका दिल सीने में जोर से धक धक करने लगता। पर हर बार वो क्लोई नहीं थी। क्रिस को तो अब ये डाउट होने लगा था कि क्या वो अपनी पूरी लाइफ में उससे दोबारा कभी नहीं ढूंढ पाएगा। गेम ओवर वाला सीन था। शायद क्लोई पहले ही सिटी छोड़ चुकी थी। शायद वो अब जिंदा भी नहीं बची थी। इस ख्याल ने क्रिस की बॉडी में एक डेडली चिल भेज दी। ये एक काली विंटर नाइट थी, बिटरली कोल्ड। क्रिस ने अभी अभी एक वीक का हैवी क्लोज डोर डेवलपमेंट वर्क फिनिश किया था और वो हड्डियों तक एग्जॉस्ट हो चुका था, मेंटली और फिजिकली दोनों। रात के बज रहे थे शार्प 1 AM। वो अकेला ड्राइव कर रहा था सुनसान सड़कों पे, एकदम लोन सर्वाइवर वाइब्स। जब वो ओवरपास से गुजरा, एक फेटल रियर एंड कोलिजन ने रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। क्रिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय साइड रोड से मुड़ने और ब्रिज के नीचे से घूमकर जाने के। उस ओवरपास के नीचे एक ऐसी शेडी जगह थी जहां होमलेस लोग हमेशा यहीं रात गुजारते थे। वो लोग कार्डबोर्ड और पुराने फटे पुराने कंबल जोड़ जोड़ कर एक के बाद एक क्रूड शेल्टर खड़ा करते जा रहे थे। क्रिस गाड़ी स्लो चला रहा था। उसकी हेडलाइट स्कैन कर रही थी उन सिमटे हुए फिगर्स को एक एक करके। अब तक उसका दिल पूरी तरह नम हो चुका था, इतनी लंबी सर्च क्वेस्ट की वजह से। पर जैसे ही हेडलाइट्स उस आखिरी मेकशिफ्ट शेल्टर के ऊपर से पास होने वाली थी, उसकी मूवमेंट सडनली फ्रीज हो गई। वहां कोई लेटा हुआ था, एक गंदे और टैटर्ड आर्मी कोट में टाइटली कर्ल होकर, बिल्कुल एक बॉल की तरह। पहली नजर में वो फिगर बाकी लोगों से बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा था, पर उस गंदे बेडिंग के ढेर के बाहर एक पैर एक्सपोज था और उस पर था एक कैनवस शू। उसका ओरिजिनल कलर बता पाना बिल्कुल नामुमकिन था, अब और नहीं, पर क्रिस ने इंस्टेंटली वो स्टाइल पहचान लिया, फटाक से। ये वही शूज थे जो उसने यूनिवर्सिटी के पास वाले उन सस्ते शूज स्टोर्स में कई बार देखे थे। क्लोई ने कभी ऐसे शूज नहीं पहने होते, और फिर भी न जाने क्यों क्रिस का दिल अचानक क्रेजी लेवल पे धक धक करने लगा। उसने कार रोड के साइड में खींची और इंजन तुरंत किल कर दिया। जिस पल वो बाहर निकला, सर्द हवा किसी ब्लेड की तरह उसके फेस को चीरने लगी, पर क्रिस को घंटा फर्क नहीं पड़ा जब वो उस फिगर की तरफ बढ़ा, एक स्टेप करके। वो पूरी जगह एकदम ईरी साइलेंट थी। वहां सिर्फ हवा और उसकी अपनी तेज हार्ट रेट की आवाज थी। जब वो उस मेकशिफ्ट शेल्टर तक पहुंचा, क्रिस धीरे से वहां क्राउच हुआ, एक हल्की पीली रोशनी के नीचे। दूर की स्ट्रीट लैंप की लाइट में आखिरकार उसने उसका फेस क्लियरली देखा। बिल्कुल फिल्दी कंडीशन थी उसके। बाल सूखी घास की तरह टैंगल्ड और बिखरे हुए थे। गाल इतने हॉलो हो चुके थे कि वो ऑलमोस्ट अनरिकग्नाइजेबल थी। उसके लिप्स बिल्कुल क्रैक्ड और ड्राई थे। पहचानी आउटलाइन और वो ब्राउज और आंखें जिनमें अभी भी वही स्टबन प्राइड का ट्रेस था, बंद होने पर भी क्रिस को इंस्टेंट रियलाइजेशन हुई। वो 100% श्योर था कि ये वही है, ये क्लोई ही थी। क्रिस की हार्ट बीट थम गई। ऐसा लगा जैसे हैवी हैमर ने सीधा उसके चेस्ट पर इम्पैक्ट किया हो। इतना इंटेंस पेन कि वो बोल तक नहीं पा रहा था। शायद किसी की प्रेजेंस सेंस करके क्लोई की बॉडी थोड़ी सी शिफ्ट हुई। उसके आईलेट्स वाइब्रेट हुए और फिर फोर्स से एक नैरो स्लिट की तरह खुले। वो आंखें जो कभी क्रिस्टल क्लियर और ब्राइट थीं, वही सेम आंखें जो नजरें पहले क्रिस को एक हल्की क्यूरियोसिटी और कोल्ड डिस्टेंस से देखती थीं, अब उनमें सिर्फ एंडलेस एग्जॉस्शन और एक गहरी एम्प्टीनेस थी। उसने उसे देखा तो सही, पर उसकी गेज बिल्कुल अनफोकस थी,
जैसे उसका माइंड अभी तक रियलिटी से फुली सिंक नहीं हो पाया था। क्रिस ने बस उसे पलट कर देखा। उसकी आंखों में वो ब्लैंक कंफ्यूजन लेवल पीक पर था। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पाम उभर के, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने 4 साल पहले ग्रेजुएशन पर उसके लिए किया था, और एक ऐसी काम मगर एब्सोल्यूट कमांड वाली वॉइस में उसने पूछा, मेरे साथ चलो। क्लोई की प्यूपल्स अचानक से कॉन्ट्रैक्ट हुईं। बस एक इंस्टेंट में वो हॉलो आंखें शॉक और डिसबिलीव से ओवरफ्लो होने लगी। क्लोई क्रिस को बिना पलकें झपकाए देखती रही। फिर उसने अपनी नजरें उस एक्सटेंडेड हाथ पर टिका दी। उसके अगले ही सेकंड में उन धुंधली आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। वो आंसू उसके मिट्टी से भरे गालों से नीचे गिरने लगे, एक खामोश पर भयंकर धारा की तरह। ये आंसू किसी सदियों पुराने ग्लेशियर की तरह थे, जो बहुत वक्त से जमे हुए थे और अब फाइनली पिघलकर इस एग्जैक्ट मोमेंट पर टूट रहे थे। ना कोई रोना था, ना कोई चीख पुकार, बस एक शांत और एंडलेस फ्लो जिसने उसके चेहरे की सारी गंदगी धो दी और पीछे साफ निशान छोड़ दिए। क्रिस ने कोई जल्दी नहीं दिखाई और क्लोई ने एक शब्द नहीं कहा। वो दोनों वैसे ही रहे, एक घुटनों के बल बैठा और एक वहां लेटी हुई, खामोशी में लॉक्ड, उस ओवरपास के नीचे, शहर की उस खंजर जैसी ठंडी हवा के बीच। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ही म्यूट हो गई हो और बस दूर से आती टायर्स की सनसनाहट ही बची हो। सड़क पर उसका डिस्पेयर और भीगे हुए आंसू, इतने साइलेंट कि मानो उन्हें हवा ने निगल लिया हो। काफी देर बाद क्रिस फाइनली अपने कदमों पर खड़ा हुआ। उसने अपना एक्सपेंसिव कश्मीर कोट उतारा जो उसने पहना था, नीचे झुका और जेंटली उसकी फ्रेल बॉडी पर डाल दिया। कोट में अभी भी उसकी वार्मथ और हाई एंड वुडी कलोन की सेंट थी। वो वार्मथ और क्लीन फ्रेग्रेंस उस सावर और नम स्मेल के कॉन्ट्रास्ट में थी जो क्लोई से आ रही थी। क्लोई की बॉडी बुरी तरह झटपटाई, जैसे वो जल गई हो। उसके आंसू और भी तेजी से निकलने लगे। उसने कोट हटाना चाहा, पर उसकी वीकनेस एक्सट्रीम थी। उसका आर्म सिर्फ आधा उठा और फिर ड्रॉप होकर हेल्पलेसली नीचे गिर गया। क्रिस ने हार नहीं मानी। उसने उसे मना करने का मौका ही नहीं दिया। वो फिर से नीचे झुका और उसके बर्फ जैसे ठंडे आर्म को ग्रिप किया। एक साइलेंट फोर्स के साथ उसे ऊपर पुल किया, उस गंदे बेडिंग के ढेर से। रेस्क्यू मोड। वो शॉकिंगली लाइट थी, बिल्कुल एक फेदर की तरह। क्रिस ने ऑलमोस्ट उसे अपनी आर्म्स में होल्ड किया हुआ था ताकि उसका बैलेंस बना रहे और वो गिर ना जाए, उसकी स्वेइंग बॉडी को कोलैप्स होने से बचाने के लिए। क्लोई बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। हर एक स्टेप पेनफुली डिफिकल्ट था। उस अंडरपास से लेकर जहां कार रोड साइड पर पार्क थी, वो रास्ता सिर्फ कुछ डजन मीटर्स का ही था, मगर उन्हें लगा जैसे सदियां बीत गई हों। क्रिस ने कार डोर ओपन किया और उसे फ्रंट पैसेंजर सीट पर सेटल कर दिया। उस वाइट सीट पर सिमटी हुई वो और भी छोटी दिख रही थी, स्टैट्स टाइनी लेवल। उस कोट में लिपटी हुई वो एक ऐसी बच्ची लग रही थी जिसने गलती से कोई बड़ा इक्विपमेंट चुरा लिया हो, अडल्ट्स वाले कपड़े। क्रिस ने डोर स्लैम किया, ड्राइवर साइड की तरफ वॉक करके गया और अंदर बैठा और हीटर को फुल थ्रॉटल पे घुमा दिया। जैसे ही गर्म हवा का ब्लास्ट शुरू हुआ, क्लोई की शिवरिंग और बढ़ गई। उसके दांत अनकंट्रोलेबली बजने लगे। ये बॉडी का शॉक रिस्पॉन्स था जब आप एक्सट्रीम ठंड से निकलकर सीधा सडन गर्मी में आते हो। क्रिस ने कोई सवाल नहीं किया कि उसे कहाँ जाना है, और ना ही ये पूछा कि इन सारे बीते हुए सालों में उसके साथ क्या हुआ था। उसने बस कार स्टार्ट की और लेट नाइट ट्रैफिक के बीच स्टडी ड्राइव शुरू की। क्लोई ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। उसने बस अपना सर घुमाया और विंडो के बाहर नियॉन लाइट्स को पीछे भागते देखा। वो सारी ग्लिटरिंग ब्राइटनेस उसकी हॉलो आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही थी, पर उसके अंदर कोई इमोशन ट्रिगर नहीं हुआ। लहरों की तरह वो एक ऐसी पपेट लग रही थी जिसकी सोल किसी ने बाहर खींच ली हो। अब वो उस ग्लैमरस वर्ल्ड में इंटरेस्टेड नहीं थी जो कभी उसकी डोमेन हुआ करती थी। फिर कार फाइनली क्रिस के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंडरग्राउंड गैराज में एंटर कर गई। उसने इंजन किल किया, बाहर निकला, वॉक करके उसकी साइड गया, डोर ओपन किया और एकदम धीरे से बोला, हम पहुंच गए। क्लोई हिली तक नहीं। उसने वही पोस्टर रखा, अभी भी विंडो के बाहर घूर रही थी। क्रिस ने उस पर रश नहीं किया, उसने बस वेट किया। काफी लंबे इंतजार के बाद उसने फाइनली अपना सर घुमाया और उसे देखा। उसकी आंखें पूरी तरह कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी से भरी थी। क्रिस ने अपना हाथ आगे किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रिज के नीचे किया था। इस बार क्लोई एक सेकंड के लिए हिचकिचाई
और फिर उसने अपना बर्फ जैसा ठंडा और मिट्टी से भरा हाथ, जिस पे छोटे छोटे कट्स के निशान थे, उसकी हथेली में रखा। क्रिस ने अपनी फिंगर्स उसके हाथ पर लॉक की और जेंटली उसे कार से बाहर निकाला। जब उन्होंने एलिवेटर में स्टेप किया तो वहां की पॉलिश्ड मिरर्ड वॉल्स ने उन्हें ब्रूटल क्लैरिटी के साथ रिफ्लेक्ट किया। उनमें से एक ने शार्प सूट पहना था और वो किसी सिटी एलीट की परफेक्ट इमेज लग रहा था, जबकि दूसरी फटी पुरानी रैग्स में लिपटी थी, एकदम एग्जॉस्टेड और वॉर्न डाउन, जैसे कोई रेफ्यूजी जो किसी दूसरी दुनिया से भटक कर आ गया हो। ये कॉन्ट्रास्ट एकदम absurd और पेनफुली रियल था। क्रिस ने अपने फिंगरप्रिंट से अपार्टमेंट का डोर अनलॉक किया। तुरंत ही वार्म और ब्राइट लाइट्स बाहर आईं। उसका अपार्टमेंट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर वो एकदम स्पॉटलेस था। मिनिमलिस्ट नॉर्डिक स्टाइल, सब कुछ एकदम नीट और अपनी जगह पर। क्लोई वहीं रुक गई, चौखट पर खड़ी, और अंदर आने की फियर डीबफ थी स्टेप लेने में। उसने अपनी नज़रें नीचे डाउन की उन कैनवस शूज़ पर, जो इतने ज़्यादा गंदे थे कि उनका ओरिजिनल कलर आइडेंटिफाई करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। फिर उसने चमचमाते वुडन फ्लोर को स्कैन किया और इंस्टिंक्टिवली अपना फुट पीछे रिट्रीट कर लिया। क्रिस ने एक ब्रांड न्यू पेयर ऑफ स्लीपर्स निकाली शू कैबिनेट से और उन्हें बिल्कुल उसके सामने प्लेस कर दिया। क्लोई हिचकिचाई, फिर स्लोली उन्हें इक्विप कर लिया। उसके बाद वो लिविंग रूम में उसके पीछे पीछे गई। मूवमेंट्स बिल्कुल स्टिफ और मैकेनिकल रोबोट जैसी थी। क्रिस ने बाथरूम की तरफ पॉइंट आउट किया। जाओ, शावर ले लो, गर्म पानी का फुल ऑन सप्लाई है। कैबिनेट में क्लीन टॉवल्स और फ्रेश गियर रखा हुआ है। उसके पास अपार्टमेंट इन्वेंट्री में कोई भी लेडीज क्लोथिंग नहीं थी, तो बेस्ट ऑप्शन जो वो कर सकता था, उसने एकदम कड़क नया कॉटन ट्रैक सूट बाहर निकाला अपनी क्लॉजेट से। ऐसा पीस जो पहले कभी पहना नहीं था। पहले क्लोई एक मशीन की तरह मूव हुई, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए, और चुपचाप बाथरूम के अंदर चली गई। जल्द ही अंदर से बहते हुए पानी की आवाज आई अंदर से। क्रिस घूमा और सीधा किचन में गया। फ्रिज खोलते ही देखा वो तो पूरा भरा हुआ था, हाई टियर इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट से, मिल्क, स्टेक्स, ताजा सब्जियां और फ्रूट्स। मगर वहां खड़े खड़े उसे समझ ही नहीं आया कि उसके लिए क्या कुक करे। उसका स्टमक शायद अभी कोई भी हैवी आइटम डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। फाइनली क्रिस ने एक छोटी कटोरी चावल निकाले उस राइस बिन से। उसने अच्छे से वॉश किया, साफ करके क्ले पॉट में डाला और फिर फ्लेम लो कर दी और स्लो कुक करना शुरू किया। एकदम सिंपल प्लेन पॉरेजेस के लिए। उससे बाथरूम से बहते पानी की साउंड काफी लंबे टाइम तक आती रही। इतना लंबा डिले कि क्रिस अब सोचने लगा कि कहीं अंदर कोई इवेंट तो ट्रिगर नहीं हुआ। सिचुएशन टेंस थी। जस्ट जब वो फाइनली दरवाजे पर नॉक करने ही वाला था, पानी रुक गया। अगले 10 और मिनट्स का कूल डाउन बीता और फिर बाथरूम डोर धीरे से ओपन हुआ। क्लोई बाहर आई, शोल्डर्स पर बिखरे गीले बालों के साथ और ओवरसाइज्ड स्पोर्ट्सवेयर सेट पहने हुए, जो उस पर काफी ज्यादा ही ह्यूज था। लेवल मैक्स बैगी पैंट्स इतनी लंबी थीं कि एंकल्स के पास लटक रही थीं, मानो उस हॉट वाटर ने धूल और डिस्पेयर की पूरी लेयर के ऊपर से पूरी तरह पर्च कर दिया हो और उसका असली अवतार अब रिवील हो रहा था। फिर से वही। उसका चेहरा पेल पड़ गया था, पर यह कोई हेल्दी ग्लो नहीं था। ये एक ब्लडलेस और सिकली टाइप की सफेदी थी। वो फ्राइटनिंगली दुबली हो गई थी, शार्प चीक बोन्स और हॉलो आई सॉकेट्स के साथ, और उसकी चिन इतनी पॉइंटेड थी कि देखकर शॉकिंग लगे। वो चेहरा जो कभी प्राउड और रेडिएंट हुआ करता था, अब वहां सिर्फ एग्जॉशन और एक नाजुक ब्रोकन एज बचा था। क्लोई की हिम्मत नहीं हुई क्रिस को देखने की। उसने बस अपना सिर झुका कर रखा। उसके दोनों हाथ घबराहट में अपने कपड़ों के किनारों को कस के पकड़े हुए थे। क्रिस ने पॉरेज को बोल में निकाला और उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फिर उसने बड़े आराम से उसे उसकी तरफ बढ़ाया और एक काम वॉइस में बोला, कुछ खा लो। क्लोई ने अपनी नजरें उस सफेद पॉरेज के बोल पर टिकाईं जो उसके ठीक सामने धुएं छोड़ रहा था। उसने क्रिस की तरफ दोबारा देखा। के साथ वो आंखें जो अभी भी उस गर्म पानी से नम थीं, देखते ही देखते दोबारा आंसुओं से भर गईं। एक के बाद एक बूंद सीधा उस पॉरेज दलिया में गिरने लगी, जैसे कोई वाटर स्पेल कास्ट हुआ हो, और उसकी सरफेस पर हल्की रिपल्स बनने लगी। पर एंड में उसने हिम्मत करके हाथ आगे बढ़ाया और वो बोल उठा लिया, पर उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वो सिरामिक स्पून बोल के किनारे से लगातार टकरा रही थी, एक हल्की और टूटती हुई आवाज के साथ। क्लोई ने सर झुकाया और वो पॉरेज खाना शुरू किया, अपने मुंह में एक एक छोटा स्पूनफुल लेकर, उन आंसुओं के साथ जो उसमें गिर चुके थे। पहले तो वो बस मैकेनिकली उसे निगल रही थी, जैसे कोई ऑटो पायलट मोड ऑन हो गया हो, पर फिर जैसे सदियों की भूख जो उसने दबा रखी थी, वो अचानक से दोबारा जाग गई हो। अब उसका हंगर लेवल रीसेट हो रहा था। धीरे धीरे उसकी ईटिंग स्पीड बढ़ने लगी, जैसे कोई पैसिव बफ एक्टिव हो गया हो। पलकें झपकते ही पहला बोल पूरी तरह क्लियर हो गया। क्रिस ने एक शब्द भी नहीं बोला।
उसने बस एक साइलेंट प्रो प्लेयर की तरह। क्लोई के हाथों से बोल लिया और बिना किसी हेजिटेशन के उसे दोबारा आधा रिफिल कर दिया। क्लोई ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। उसने खामोशी से बोल वापस पकड़ा और खाती रही। जब दूसरा बोल भी फिनिश हो गया, तब आखिरकार उसने स्पून को धीरे से नीचे रखा। पेट में कुछ वॉर्म्स जाते ही एचपी रेजनरेशन स्टार्ट हो चुकी थी। आखिरकार उसके फेस पे थोड़ा लाइफ और कलर वापस आया। स्टेटस चेक। उसके चेहरे की रौनक धीरे धीरे लौट रही थी। कम से कम उसके फेस पे अब वो पहले वाला टेरिफाइंग डेड वाइट शेड नहीं था। क्रिस ने डिशेस साइड किए। फिर उसने अपना हाथ उठाया और बॉस वाइफ के साथ पॉइंट किया उस गेस्ट रूम की तरफ जो मास्टर बेडरूम के बगल में था। तुम वहां सो सकती हो, थोड़ा रेस्ट कर लो। क्वेस्ट अपडेट। गेस्ट रूम का दरवाजा सामने ही खुला था। दरवाजा खुला, अंदर एकदम वीआईपी लेवल सेट बेड था जिसमें चमकती शीट्स, वार्डरोब और एक ऐसी विंडो थी जहां से सिटी लाइट्स का व्यू ओपी दिख रहा था। क्लोई डोरवे पर फ्रीज हो गई, बस घूरती रही उस नरम और साफ बेड को। उसकी आंखों में एक क्लियर लॉन्गिंग दिख रही थी। फिर भी उसने एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ाया, जब वो बेड नहीं बल्कि कोई ऐसा ड्रीम हो जिसे डिजर्व करना अब उसके बस में नहीं। क्रिस की आवाज पीछे से एकदम कामली आई, अंदर जाओ। क्लोई जैसे ट्रांस से जाग गई, बस सर झुकाया और तुरंत रूम के अंदर मूव किया। फिर उसने बड़े धीरे से अपने पीछे दरवाजा बंद किया। क्रिस अपने बेडरूम में वापस तो गया, पर नींद का नामो निशान नहीं था उसके पास। 0% स्लीप मोड एक्टिवेट। बगल वाले रूम से उसे बहुत हल्की आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें जो ऐसा लगा जैसे टूटी हुई सिसकियां अपनी लिमिट तक क्रश हो गई हों, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट। उसका दिल ऐसा फील कर रहा था जैसे कोई बेहिसाब जोर से स्क्वीज किया जा रहा हो, बिल्कुल टाइट, किसी इनविजिबल हैंड से। उसने उसे ढूंढ लिया था, वो उसे घर ले आया था। ये वही मोमेंट होना चाहिए था जो उसने न जाने कितनी बार इमेजिन किया था। रिडेम्पशन का मोमेंट, एहसान चुकाने का वो अल्टीमेट सीन। पर उसके अंदर कोई सुकून नहीं था, कोई जॉय नहीं, बस एक हैवी किस्म का दर्द जिससे वो वर्ड एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता था। वो लड़की जिसने कभी किसी गॉड की तरह उसे कीचड़ से बाहर निकाला था, $90,000 हाथ में लिए, आज उसे सर्वाइवल के लिए सिर्फ एक बोल सादी दलिया चाहिए थी उससे, ताकि वो बस किसी तरह टिकी रहे, सबसे बेसिक सर्वाइवल के लिए। इन दैट मोमेंट ये अब्सर्डिटी और फेट की क्रूअल्टी इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकती थी, एकदम साफ। अगले कुछ दिनों में एक अजीब और फ्रिजाइल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगी उनके बीच। क्रिस अपने डेली ग्राइंड की तरह रोज काम पर जाता रहा, जबकि क्लोई अपार्टमेंट में ही रही। वो सोती रही एक अनबिलीवेबली लंबे टाइम तक। पहले दिन अकेले वो लगभग पूरे 20 घंटे सोई। ऐसा लगा जैसे वो रिक्लेम कर रही हो एक ही बार में उस सेफ स्लीप का हर बिट जो उसने इन पिछले सालों में लूज किया था। वो अब भी साइलेंट मोड पर थी और उनके बीच कोई रियल कम्युनिकेशन अपग्रेड नहीं हुआ था। काम पर निकलने से पहले क्रिस एक सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाता और टेबल पर छोड़ देता। वर्क शिफ्ट के बाद वो डिनर घर लाता। उसने उसके लिए एक नया फोन लिया और एक नया सिम कार्ड भी ले लिया बॉस। और उसने उसके लिए ढेर सारे नए कपड़े खरीदे, पर कोई एस रैंक महंगी ड्रेसेस नहीं थी जो वो पहले पहना करती थी, बल्कि एकदम सिंपल और अल्ट्रा कंफर्टेबल हुडीज, टी शर्ट्स और जीन्स थे। उसने सब कुछ नीटली सेट कर दिया उसके रूम की वार्डरोब में। क्लोए बस चुपचाप उसका बनाया हुआ खाना खाती और उसके लाए हुए कपड़े पहनती। फिर भी वो अभी भी एक ट्रांसपेरेंट शैडो की तरह लग रही थी जो उस अपार्टमेंट में रह रही हो, इतनी खामोश कि उसका होना भी रियल नहीं लगता था। क्रिस सेंस कर सकता था कि ये साइलेंस ही उसकी आखिरी मिजरेबल डिग्निटी की डोर थी जो उसके पास बची थी, और वो उसे पूरी जान लगाकर होल्ड कर रही थी। वो उससे बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जिस पल भी उसने अपना मुंह खोला उसका मतलब होगा कि सब एडमिट करना, अपना फेलियर, अपनी हार, सब कुछ बर्बाद हो गया था। और अब रियलिटी चेक ये था कि सर्वाइवल के लिए उसे उसकी चैरिटी और रहम की जरूरत थी। क्रिस को पता था कि एज अ प्लेयर उसके पास एक ही ऑप्शन है, और वो था उसे थोड़ा कूल डाउन टाइम देना। पहला रियल चेंज डे 4 पर ट्रिगर हुआ, जब वो अपनी इवनिंग शिफ्ट से घर वापस लौटा। उसने देखा कि जो गंदे बर्तन उसने सिंक में ढेर करके छोड़े थे वो अब कंप्लीटली वॉश हो चुके थे और ड्राइंग रैक पे परफेक्टली अरेंज्ड थे। पूरा अपार्टमेंट फ्लोर अब लेवल अप हो गया था, एकदम क्लीन और स्पार्कलिंग, और ये सिचुएशन उसकी अपनी क्लीनिंग स्किल से कहीं ज्यादा बेटर थी। जब क्रिस ने लिविंग रूम में एंटर किया तो उसने देखा क्लोई काउच पर एकदम साइलेंट बैठी थी। वो अब हिडन मोड में अपने कमरे में नहीं छुपी थी जैसा वो पिछले कुछ दिनों से कर रही थी। वो बस वहां बैठी थी, वहां एकदम खामोशी में, बाहर की तरफ सिटी को देखते हुए, उस फ्लोर टू सीलिंग विंडो से जो शाम की रोशनी में नहाई थी। उसका बैग इतना पतला था कि लग रहा था कोई पेपर हो। जैसे ही उसने क्रिस के अंदर आने की आहट सुनी, उसके कंधों में एक हल्की सी थरथराहट हुई। वो उठी और उसका सामना करने मुड़ी।
उसके लिप्स थोड़े हिले, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन एंड में उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने बस अपना सिर झुकाया और वापस अपने रूम जाने लगी। क्रिस ने रोक लिया। रुको। क्लोई फ्रीज हो गई, पीठ अभी भी उसकी तरफ थी। क्रिस ने गहरी सांस ली और जितना काम हो सके कहा, तुम्हें ये सब करने की नीड नहीं है। उसका पूरा शरीर एकदम स्टिफ हो गया। काफी देर बाद वो फाइनली पीछे मुड़ी। वापस आने के बाद ये पहली बार था जब उसने सही मायने में अपनी नजरें उठाईं और सीधा उसकी आंखों में देखा। उनमें इमोशंस का एक भयानक स्टॉर्म चल रहा था। ग्रैटिट्यूड, ह्यूमिलिएशन और स्ट्रगल, और कुछ इतना फियर्स और फाइनल जो क्रिस जैसा प्रो भी रीड नहीं कर पाया। फिर आखिरकार वो बोली। ये पहला सेंटेंस था जो उसने इस अपार्टमेंट में लौटने के बाद उससे कहा था। उसकी वॉइस काफी रफ और ड्राई थी, जैसे दो शीट सैंडपेपर के आपस में रगड़ रहे हों। मैं यहां फ्री में नहीं रह सकती। वॉइस धीमी थी, पर यह क्रिस को एक नेल की तरह चुभी, सीधा उसके चेस्ट पर। इस क्रिटिकल टाइम पे भी, ऐसी सिचुएशन में वो उसी पुरानी बात पे अटकी हुई थी। डीप डाउन वो आज भी वही प्राउड क्लोई थी। क्रिस ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में इमोशंस का बावंदर उठ रहा था, ऐसे जज्बात जिन्हें बयान करना मुश्किल था। फिर वो मुड़ा और सीधा स्टडी रूम की तरफ निकल गया। अपनी बुक शेल्फ के सबसे गहरे ड्रॉर से उसने एक नोटबुक निकाली। एक एकदम आम सी नोटबुक थी, जिसके एजेस पहले से ही थोड़े घिस चुके थे। क्रिस ने लिविंग रूम में वापसी की, क्लोई के पास गया, उसे खोला और उसके सामने दिखा दिया। क्लोई ने कंफ्यूजन में अपनी निगाहें नीचे की, पर जैसे ही उसकी नजर उन 4 शब्दों पर पड़ी जो पहले पेज पर लिखे थे, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो शब्द थे 4 साल का प्लान। उसके नीचे क्रिस की साफ और सुथरी हैंडराइटिंग में एक एक डिटेल लिखी थी कि वो उन $90,000 को कैसे यूज करने वाला था। ट्यूशन, रहने का खर्चा, किताबें और स्टडी मटेरियल्स, हर एक पैसा सेट था। घर, एक एक लाइन रिकॉर्ड हो चुकी थी, बिल्कुल क्लियर लॉक्स की तरह, एक ब्रूटल क्लैरिटी के साथ। क्रिस ने अपना हाथ उठाया और उस स्पेसिफिक लाइन पे पॉइंट किया जहां लिविंग एक्सपेंसेस लिखे थे। उसकी आवाज डेड साइलेंट थी, पर हर वर्ड सीधा क्रिटिकल हिट की तरह लगा। तब तुम्हारे 90,000 ने खरीदे थे मेरी लाइफ के 4 साल। अब मेरी टर्न है। क्लोए बिल्कुल सुन होकर घूरती रही उस नोटबुक को, नंबर्स और वर्ड्स की उन डेंस रोज को जो पूरे पेज पे फैली थी। उसके लिए ये शायद कुछ नहीं था, बस एक पुरानी रेकलेस डेयर, एक ऐसी चीज जो वो कब का भूल चुकी थी। पर किसी और के लिए ये बन चुके थे पूरे 4 साल अपने यूथ के सर्वाइवल का एक कॉन्ट्रैक्ट, जो पूरी शिद्दत और रेवरेंस के साथ निभाया गया, और एक मैडनेस भरे ऑब्सेशन के साथ। उसके फिंगर्स अब अनकंट्रोलेबली कांपने लगे। उसने हाथ आगे बढ़ाया, उन फैमिलियर और पेपर पर वो अनजान शब्द, फिर भी उसके हाथ हवा में ही फ्रीज हो गए, जैसे हिम्मत ही नहीं थी नीचे आने की। और उन मुर्दा खाली आंखों में कई दिनों से खामोश थी, आखिरकार कुछ अंदर से पूरी तरह शैटर हो गया। वो 4 ईयर प्लान वाली नोटबुक एक मास्टर की तरह थी, जिसने आखिरकार उस इमोशनल फ्लड गेट को प्राय ओपन कर दिया, जिसे क्लोई ने सदियों से सील करके रखा था। वो अब उस फ्राजाइल काम को और ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रही थी, जो बस बिखरने ही वाला था, बिल्कुल एक ग्लास की तरह जो एक हल्के से टच से टूट जाए। उसने अपने दोनों हाथों से चेहरा कवर किया, धीरे से नीचे गिरी और उसके शोल्डर्स वायलेंटली शेक करने लगे। वो सॉब जिसे उसने कब से अपने अंदर बरी किया था, आखिरकार उसकी उंगलियों के बीच से स्लिप होने लगा। अब ये कोई साइलेंट रोना नहीं था, और ना ही ये कोई कंट्रोल की हुई सिसकियां थी। ये एक फुल कोलैप्स था, एक एकदम रॉ और अनरिस्ट्रेन्ड दर्द का विस्फोट, एक सोल रेंचिंग ब्रेकडाउन जो उसके वजूद को चीर रहा था, सीधा उसके चेस्ट से फट कर निकल रहा था, जैसे वो अपने दुख का हर एक आउंस, हर एक ड्रॉप शिकायत, पेन, डिस्पेयर और वो डर जो उसने इतने सालों से अपने अंदर कैरी किया था, सब रिलीज करना चाहती हो। क्रिस उसे होल्ड करने के लिए आगे नहीं बढ़ा, और ना ही उसने कोई खाली या फेक कंफर्ट के वर्ड्स बोले, क्योंकि वो जानता था कि इस क्रिटिकल मोमेंट पर उसे जिस लास्ट चीज की जरूरत थी वो थी चीप सिंपैथी। उसे तो बस चाहिए था एक ऐसा ओपनिंग जहां वो बिना किसी डर के कंप्लीटली फॉल अपार्ट हो सके और अपना सारा बोझ बाहर निकाल सके। इसीलिए वो बस वहां साइलेंटली खड़ा रहा। उसने टिश्यूज का बॉक्स बड़े जेंटली उसके साइड में रखा, एक साइलेंट गार्डियन की तरह। उसने उसकी सॉप्स को सुनसान अपार्टमेंट में बिना किसी इंटरप्शन के गूंजने दिया। क्लोए काफी लंबे वक्त तक रोती रही, जब तक उसकी आवाज होर्स हो गई और उसकी बॉडी शेयर एक्सॉशन से बॉडी थर थर कांप रही थी, इससे पहले कि यह फाइनली फेड होने लगा। वो जमीन पे किसी भटके हुए बच्चे की तरह बैठी रही,
उसके शोल्डर्स अभी भी इर्रेगुलर ट्रेमर से झटके खा रहे थे। क्रिस ने उसके लिए एक ग्लास गर्म पानी भरा और उसकी तरफ बढ़ाया। क्लोई ने उसे लिया और सिर्फ एक छोटा सा सिप लिया, पर धीरे धीरे उसके इमोशन सेटल होने लगे। जब उसका स्टेट स्टेबलाइज हुआ, जब उसने देखा कि वो थोड़ा काम डाउन हो गई है, क्रिस ने फाइनली काफी जेंटल वॉइस में कहा, उठ जाओ, फ्लोर बहुत ठंडा है। काउच का सपोर्ट लेकर वो लड़खड़ाते पैरों पे स्लोली खड़ी हुई और वापस बैठ गई। क्रिस ने नोटबुक को वापस कॉफी टेबल पर उसके बिल्कुल सामने रख दिया। लिविंग रूम में एक बार फिर सन्नाटा छा गया और एक लंबी साइलेंस फैल गई। एक इटर्नलिटी बीतने के बाद फाइनली क्लोई ने अपनी टूटी फूटी वॉइस में मुंह खोला, मुझे माफ कर दो। क्रिस उसे देख